करनी है तो डायरेक्ट ओटी में लेके ही उसको हम सेडेटिव करके ही उसका हम पीआर करेंगे। और किस किस कंडीशन में हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं? जैसे अब इस पिक्चर में आप देखेंगे, यू कैन सी यहाँ पे हमें बेटा ये माउस का इमेजिन उसमें नहीं आ रही है, कनेक्ट नहीं हुआ प्रोजेक्टर के साथ ही। पर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए जस्ट यू कैन सी आपको यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा है डिस्कलरेशन, रेड कलर की 3 मार्किंग दिख रही है। जो हमें प्राइमरी पाइल मास दिखते हैं वो कौन कौन सी पोजीशन में दिखते हैं? एनीबडी हैव? 3, 7 एंड 11। दिस इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ पाइल मास। अगर आप इस पिक्चर में भी देखेंगे सेकेंड वन पे, सो यू विल गेट द 3, 7 एंड 11 के पोजीशन पे हमें प्राइमरी पाइल मास दिखते हैं। जैसे ही हम पीआर करने के लिए अपनी फिंगर को डॉक्टर इंड्यूस करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 3 o'clock पे देखना है, वहाँ पे पाइल मास है, फिर 7 o'clock पे, फिर 11 o'clock पे पाइल मास दिखता है। ठीक है, जब भी हमने पीआर करना है उससे पहले हम इनिशियली असेसमेंट करेंगे। इनिशियली असेसमेंट के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होती है, थिंकिंग कैसे हम हिस्ट्री जनरेट करेंगे पेशेंट की। नेम, यूएचआईडी नंबर। यूएचआईडी नंबर क्या होता है? एनीबडी हैविंग आइडिया? यूएचआईडी नंबर क्या होता है? जैसे आप अपने क्लिनिक से हॉस्पिटल रन कर रहे हो, तो वहाँ पेशेंट को पर्टिकुलर एक नंबर आप देते होंगे, उसको बोलते हैं यूएचआईडी नंबर, यूनिक आईडी नंबर। ये पेशेंट का एक बार जो नंबर दिया जाता है ये कॉन्टिन्यूसली वही रहेगा। डेली ओपीडी नंबर पेशेंट्स के चेंज होते हैं। पेशेंट किस हिस्ट्री से आया है? अभी जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने से पहले वी हैव टू टेक द प्रॉपर हिस्ट्री। पेशेंट को कोई ट्रॉमा तो नहीं है, कोई एसोसिएट प्रॉब्लम तो नहीं है, HIV, HBS, AG इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। पेशेंट को हमें एनालाइज करना है उसकी वात पित्त कफ, वात पित्त कफ एनालिसिस करना है, जिसके लिए आप पेशेंट का ब्रीफ हिस्ट्री ले सकते हो, वात के गुण को देख सकते हो, पित्त के गुण को, कफ के गुण। क्योंकि जब भी हम पाइल मास को पर रेक्टम एग्जामिनेशन देखेंगे तो हमें देखेंगे कौन से पाइल मास है, वहाँ वातजा अर्श है, पित्तजा अर्श है, कफजा अर्श है। अगर किसी पेशेंट की प्रगति वातजा प्रगति है, ये वात कफजा एसोसिएटेड, कभी भी प्रगति सिंगल नहीं होती, 2 दोषा के कॉम्बिनेशन से प्रगति बनती है। कुछ लोग हो सकते हैं वात पित्तजा प्रगति के, पित्त कफजा प्रगति के, कफ वातजा प्रगति के, तो उनकी बॉडी में उससे रिलेटेड डिजीजेज ही डेवलप होती हैं। किसी की प्रगति ही पित्तजा है तो हो सकता है उसको पित्तजा अर्श हुए हैं, क्योंकि वो हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब आप हिस्ट्री लोगे तो लेटरिन के रास्ते में उसको बर्निंग सेंसेशन के साथ एक्सेसिव ब्लीडिंग होती होगी। वातजा का जो मेन साइन होता है वहां पर ड्राइनेस रहती है, रुक्षता रहती है। पेशेंट कंप्लेन करेगा, सीवियर पेन होता है, ब्लीडिंग भी होती है बट सीवियर पेन रहता है। और जब आप एग्जामिनेशन करोगे तो वहां पे जो पाइल मास है दैट इज डार्क कलर का पाइल मास आपको दिखेगा। आई विल शो यू द पिक्चर ऑल्सो। अगर आप पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है इचिंग विद पाइल मास है तो क्या हो सकता है? कंडू किसका साउंड है? कफज पाइल मास है। अब उसके लिए पहले अगर हमने पेशेंट की मेंटल एंड फिजिकल प्रोफाइल से हम एग्जामिन कर लें कि पेशेंट की प्रकृति क्या है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफा प्रकृति है। वात प्रकृति में क्या एक्टिविटी क्या होती है? बहुत क्विक एक्टिव होता है। हम जब पेशेंट का ये परफॉर्मा फिल करवाएंगे पेशेंट से, वात प्रकृति वाला जो होता है रेस्टलेस रहता है, नींद उनकी पूरी नहीं होती, शॉर्ट मेमोरी रहती है, डिस्टर्ब्ड माइंड रहता है। अगर उसका बॉडी का स्ट्रक्चर देखा जाए तो बहुत ही लीन होते हैं, तो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, प्रलापी होते, एक्सेसिव टॉक करने वाले वो लोग होते हैं। पित्त का अगर पेशेंट आता है, जैसे पित्त की अपीयरेंस आप देखते हो पेशेंट में, एक तो पेशेंट के आईज, हेयर्स, स्किन बहुत मतलब सुंदर होगी, आईज बहुत गहरी गहरी होंगी उनकी, लुक अपीयरेंस जो पित्त प्रकृति वाले का वो स्मार्ट लुक वाले होते हैं लोग। अगर आप उनसे बात करोगे तो पेशेंट की पिच जो है ना वो हमेशा हाई पिच पे रहेगी और वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ही स्पेसिफिक तरीके से डिस्कस करेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम्स है। कई बार आपने ओपीडी में देखा होगा पेशेंट एक पर्चा लेके आता है, जी ऐसे, डॉक्टर साहब मुझे ये भी होता है, मुझे ये भी होता है, मुझे ये भी होता है, मैं इसलिए लिख के लाया कि मैं भूल जाता हूँ। तो वो किसके सिम्टम है? वात प्रकृति वाला पेशेंट है। जो पर्चा लेके लिख के लेके आता है अपने सिम्टम्स को, वो वात प्रकृति वाला है। उसकी शॉर्ट मेमोरी होती है, वो चीज़ों को भूल जाता है और प्रलापी होता है।
आप उसको सिर्फ यही पूछोगे कि आपको प्रॉब्लम क्या है, फिर वो सब भी शुरू हो जाएगा। बचपन से मुझे ये हुआ, फिर मेरे को ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया। हमें क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती उन पेशेंट्स को, वो खुद ही अपनी पूरी हिस्ट्री देने लग पड़ेंगे, रफ हिस्ट्री, बेकार हिस्ट्री, सब कुछ वो सुनाने लग पड़ेंगे। वो वात प्रकृति के लोग होते हैं। कफ प्रकृति वाला जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो ओबेस रहते हैं, स्मार्ट होते हैं, सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं वो, बट उनकी लाइफस्टाइल जो है वो हमेशा सिडेंटरी रहती है, आलसी लोग होते हैं कफ प्रकृति वाले। अब कफ प्रकृति का अगर पेशेंट है तो आपको सबसे पहले उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। इन चीज़ों को हमें क्यों जानना है, वात पित्त कफ प्रकृति को? अगर विदाउट एनालिसिस हम ये ना देखें कि पेशेंट की प्रकृति क्या है और डायरेक्ट उसका, चाहे आप उस पेशेंट को डायरेक्ट आप क्षार सूत्र ही आपने करना है, बट आप कब उसको कंप्लीट क्योर दे पाओगे? निदान परिवर्जन चिकित्सा सबसे पहले जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, दैट इज अ निदान परिवर्जन चिकित्सा। निदान परिवर्जन करने के लिए हमें उसकी प्रकृति को एनालाइज करना जरूरी है कि पेशेंट कौन सी प्रकृति का है। अगर आप कफ प्रकृति की स्पीच देखेंगे तो वो स्लो स्पीच, स्लो धीरे धीरे बोलने वाला होगा। जो वात प्रकृति वाला है ये प्रेफर वार्म गर्म चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करता है, पित्त प्रकृति वाली ठंडी चीज़ों को प्रेफर करता है, और कफ प्रकृति वाला जो प्रेफर ड्राई एंड वार्म दोनों को वो करता है। आप इनका मेंटल स्टेटस देखोगे तो कफ प्रकृति वालों की ना माइंड बहुत शार्प, याद रहती है चीज़ें, भूलते नहीं हैं। पित्त प्रकृति वाले बहुत अग्रेसिव होते हैं, आप उनको बोलोगे आपको क्षार सूत्र सर्जरी करानी है, पित्त प्रकृति वाले बोलेगा ठीक है डॉक्टर साहब आप मेरी आज ही कर दो, आप डिसाइड करो कब कर लोगे। और वात प्रकृति वाला होगा, आप उसको बोलोगे कि आपको ये बीमारी है और आपको मेरे हिसाब से क्षार सूत्र लाइगेशन कराना है। अच्छा मैं अभी घर जाऊंगा, मैं अभी बात करता हूँ, घर वालों से पूछूंगा, देखता हूँ कैसे करवाना है, नहीं करवाना है। वो कंफ्यूज्ड माइंड में रहता है। अगर पेशेंट कंफ्यूज हो रहा है तो इमीडिएटली हमें उसको, वी नो दैट कि और अल्टरनेटिव तो है ही नहीं है, अब इसको पाइल मास से ब्लीडिंग भी हो रही है और पेशेंट को सर्जरी ही करवानी है। बट कफ पित्त प्रकृति वाला इमीडिएटली अपना एक्शन ले लेगा और वात प्रकृति वाला कंफ्यूज रहेगा। वो हो सकता है आपके ओपीडी में अभी आया है, 10 डॉक्टर्स को और मिलेगा और लास्ट में वो 2 साल के बाद आके आपके से दोबारा से सर्जरीज करवाए। तो उस कंडीशन में हमें लग रहा है कि पेशेंट इज अ वात प्रकृति, तो उसको इतनी अच्छी तरह से उसके माइंड को वॉश करो, उसको मैनिपुलेट करो, उसको पॉजिटिव नेगेटिव सारे साइंस बताओ। बेटर होता है कि उसको एक कागज पे लिख के बताओ कि हम जो सिम्टम्स, हम जो सर्जरी करेंगे उसके क्या बेनिफिट है, मॉडर्न सर्जरी के क्या ड्रॉबैक्स हैं, आपका मतलब आपको क्यों चूज करना है, वाई यू चूज अ क्षार सूत्र, आप क्षार सूत्र को क्यों चूज करें, ताकि उसका जो माइंड है वो सेट हो जाए। कई बार होता है कि ओपीडी में जैसे अब आप क्षार सूत्र सीख के जाओगे, सो आई विल टेल यू द एक्सपीरियंस क्या होता है कि आपने पेशेंट को बोल दिया कि आपको क्षार सूत्र करवाना है और ये सर्जरी जो है बेस्ट है और आप इस ट्रीटमेंट को करवा लो। वात प्रकृति वाला है, कंफ्यूज माइंड है, उसने ऑपरेशन तो करा लिया है पर उसके दिमाग में वो वही रहेगा, मेरे को डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन कर दिया, जबरदस्ती कर दिया, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा, क्या हो गया, मुझे ब्लीडिंग होगी। फिर वो बार बार फोन करेगा, डॉक्टर साहब मुझे ब्लीडिंग हो रही है, उसको दर्द हो गया, मेरे को दर्द हो रहा है। आपने उसको बोले 7 दिन कम से कम, क्योंकि क्षार सूत्र सर्जरी के बाद मिनिमम ऑफ 7 डेज मतलब 7 डेज लग जाते हैं बॉडी को अपने आप रीजनरेट होने के लिए। जब पाइल मास आपने लाइगेट किया है, 7 डेज में पाइल मास गिरेगा, उसके बाद ही वो वुंड हील होगा, पेशेंट जो है वो नॉर्मल होता है। सो अगर जैसे आप फर्स्ट डे ही पेशेंट को अगर ऐसे काउंसल करते हैं कि मिनिमम ऑफ 7 दिन लगेंगे, तो वहाँ पे भी पेशेंट नेगेटिव हो जाता है कई बार कि मुझे 7 दिन मैं जॉब कैसे करूँगा, कैसे काम करूँगा। तो वी हैव टू मैनिपुलेट द पेशेंट कि देखो क्षार सूत्र सर्जरी करने के बाद लोग कुछ ऐसे भी होते हैं, सतब के ऊपर डिपेंड करता है, नेक्स्ट डे से ही दे कैन वॉक, अपना काम भी कर सकते हैं, जॉब प्रोफाइल पे भी जा सकते हैं, बस उनको ज़्यादा इस पोजीशन में बैठने के लिए अवॉइड करना है पेशेंट को, क्योंकि स्टेनिंग की वजह से पेशेंट को पेन रहता है वहाँ पे। सो हमें जो पेशेंट को एडवाइस करना है उस कंडीशन में, अगर वात प्रकृति का पेशेंट है तो उसको हम पहले ही सब चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे, उसको हमें ये बताना है कि ये सिम्टम्स है, इस तरह से ट्रीटमेंट होगा, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो यू विल रिकवर वेरी सून। सो हमेशा पेशेंट को काउंसलिंग करने के लिए उसको पेपर्स पे डिफ्रेंशिएट करके दीजिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न सर्जरी और क्षार सूत्र सर्जरी में क्या डिफरेंस है, किन किन चीज़ों का परहेज करना है और किस तरह से आपकी बॉडी रिकवरी में आएगी।
सो दे कैन मेक देयर माइंड कि हम किस तरह से ठीक हो पाएंगे। अभी इसमें हमें डाइट का असेसमेंट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट की लाइफस्टाइल क्या है, वो किस तरह की डाइट ले रहा है, उसकी डाइट में फाइबर है कि नील है, वाटर इनटेक कितना है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर का टाइम क्या है। कई बार होता है पेशेंट रात को 12-12 बजे तक डिनर लेता है और ब्रेकफास्ट करता ही नहीं, स्किप करता है मील्स, तो उसमें आपने सर्जरी तो कर दी, फिर वो 2 महीने के बाद पेशेंट आएगा आपको कि डॉक्टर साहब मेरे मस्से तो आपने निकाल दी, मैं दोबारा से मस्से जनरेट हो गए। वो कहाँ पे जनरेट हो जाएंगे? सेकेंडरी पाइल मास। प्राइमरी तो आपने ऑपरेट करके निकाल दिए, सेकेंडरी पाइल मास फिर से जनरेट हो जाएंगे। तो इसलिए असेस करना ज़रूरी है पेशेंट का कि उसकी डाइटरी हैबिट क्या है, टाइमिंग क्या है डाइट में, और डाइट में कितना फाइबर जाता है, उसके अकॉर्डिंग वी कैन मेक ए डाइट चार्ट हम मेक करेंगे। सुश्रुत संहिता में साफ साफ लिखा है जब भी हम अर्श की चिकित्सा करते हैं हमें स्नेहन स्वेदन देना चाहिए, उसके बाद ही अर्श को करना चाहिए। वो डिपेंड करता है आपके सेटअप के ऊपर कि आप किस तरह से डायरेक्ट पाइल्स की सर्जरी करते हो या पेशेंट को अभ्यंगम स्टीम देने के बाद पाइल्स की सर्जरी करते हो। पहले पेशेंट को कुछ दिन लग्जेटिव पे रख के उसकी बॉडी को मेंटेन करके फिर आप सर्जरीज करते हो, क्योंकि सतत और सात्म्यता, व्यायाम शक्ति, आहार शक्ति, दशविध परीक्षा, इससे वी कैन गेट द आइडिया। अगर कोई पेशेंट बहुत ही डरपोक है, भीरू है, बहुत ही वीक है, इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत कम है, आपने उसको डायरेक्ट सर्जरी कर दी, उसकी मेंटल स्टेटस को आपने बिल्डअप नहीं किया, तब क्या होगा? वो पेशेंट फिर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ जाएगा, वो डॉक्टर को भी परेशान करेगा और खुद भी परेशान रहेगा। इसलिए पेशेंट की दशविध परीक्षा करना भी अनिवार्य होता है। दशविध परीक्षा करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 तरह से एनालिसिस किया जाता है पेशेंट का। फर्स्ट इनिशियली असेसमेंट के अकॉर्डिंग, दैट इज ए अष्टविध परीक्षा और दशविध परीक्षा। अष्टविध परीक्षा में क्या क्या चीज़ें आती है? एनीबडी इज हैविंग एनी आइडिया? अष्टविध परीक्षा में किन किन चीज़ों का करते हैं? हाँ। तीन त्रिविध परीक्षा होती है ना, दर्शन स्पर्शन प्रश्न ही देखा हमने उसको अंदर आते, वी कैन गेट द आइडिया। हमारी ओपीडी में आया पेशेंट, वात जो होगा, पित्त जो होगा, कफ जो होगा, स्पर्श किया, उष्ण है, शीत है, सकुशन है, जब हमने उससे बात करी वी कैन गेट द आइडिया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह की है। ये त्रिविध परीक्षा होगी जो आचार्य ने मेंशन करी है। उसके बाद हम उसकी अष्टविधा परीक्षा करते हैं। अष्टविधा परीक्षा करने के लिए जब भी आप अपना पाइल्स का वो बनाओगे, हिस्ट्री टेकिंग का दिस प्रिस्क्रिप्शन बनाओगे, उसमें कॉलम साइड पे जनरेट करिए जिसमें अष्टविध परीक्षा लिखिए, जिसमें हम स्पर्शन, शब्द, फेस, आकृति, जीवा एनालिसिस से वी कैन गेट दैट कि पेशेंट को वातज है, जीवा है, पित्तज है, कफज है, अलिप्त है, शुष्क है, येलोइश कलर है, वाइटिश कलर है। उससे वी कैन गेट द आइडिया अबाउट द कोष्ठा, पेशेंट का क्रूर कोष्ठ है, मध्यम कोष्ठ है, मृदु कोष्ठ है। अब पाइल्स के केसेस में हमें कोष्ठ को क्यों एनालाइज करना है? क्या रिक्वायरमेंट है पाइल्स के केस में हमें कोष्ठ को एनालाइज करने की? कॉन्स्टिपेशन किसको समझते हो डॉक्टर साहब आप? कोष्ठ 3 तरह से है ना, मृदु, मध्य, क्रूर, कोष्ठ। आप कॉन्स्टिपेशन किसको समझते हैं? क्या क्वेश्चन आप पुट करोगे पेशेंट को, क्या आंसर रहेगा कि कॉन्स्टिपेशन? हम कैसे समझेंगे कि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है? हो गए या 1 वीक हो गए जो पास करने में कम से कम किया, या फिर 1 वीक हो गए जो सर ने बताया कि बिना पानी बिना किसी आहार के वो पास कर सकते हैं, वो नहीं सुबह। अगर पेशेंट बोलता है कि सुबह उठ के मुझे 2 या 3 बार मोशन करना पड़ता है, मैं फ्रेश नहीं हो पाता, एक बार पॉटी जाता हूँ, फिर मुझे चाय की रिक्वायरमेंट होती है, सिगरेट की रिक्वायरमेंट, कुछ भी मतलब सिगरेट मुझे आदत पड़ी है, गर्म पानी पीता हूँ, उसके बाद मोशन होता है, फिर मुझे फ्रेश होता है, 2 या 3 बार मोशन करना पड़ता है, तो क्या वो कॉन्स्टिपेशन में आएगा या किस कंडीशन में आएगा? वो कॉन्स्टिपेशन में आएगा पेशेंट। क्योंकि मृदु, मध्य, क्रूर कोष्ठ को जानने के लिए हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं? जो किताबों में लिखा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। किसे? जो मिल्क से हो जाए। हाँ, दूध से। हमने रात को पेशेंट को मिल्क दिया, मिल्क पीने के बाद अगर मॉर्निंग में वो उसको स्टूल पास हो रहा है, वो मृदु कोष्ठ है। उसके अलावा सारे ही कोष्ठ जो है वो मध्यम और क्रूर कोष्ठ में आते हैं। अगर पेशेंट रेगुलर मोशन नहीं पास हो रहा है, वो भी क्रूर कोष्ठ है, 2 दिन में जा रहा है, वो भी क्रूर कोष्ठ है, या मोशन करने के लिए उसको गर्म पानी की ज़रूरत पड़ रही है, किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, वो भी क्रूर कोष्ठ के अंदर ही आएगा।
नाड़ी का एनालिसिस, वात पित्त कफज नाड़ी। वात अनुबंधित नाड़ी है, पित्त अनुबंधित नाड़ी है, कफ अनुबंधित नाड़ी है। नाड़ी अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, जस्ट आई विल गिव यू द आइडिया। हम 3 फिंगर से नाड़ी का एनालिसिस पेशेंट का कर सकते हैं। हमने करना उसका 4 सूत्र ही है, बट हमें इन सब चीज़ों को, सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट्स करना है। हमने उसकी नाड़ी एनालिसिस की, पेशेंट इज हैविंग ए पित्तज नाड़ी और उसके दोषास आम अवस्था में है। आम अवस्था में है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले पेशेंट को आप पंचकर्म पढ़ रहे हो तो लेना। पेशेंट आज आया आपके पास और बोला डॉक्टर साहब मुझे लैट्रिन के रास्ते में दर्द हो रहा है और कुछ बाहर आ रहा है। आपने उसकी नाड़ी देखी और हिस्ट्री ली उसकी, मुझे इंडाइजेशन रहता है, खट्टे डकार आते हैं, पेट में दर्द भी रहता है और कुछ भी मतलब ऐसे लगता है सुबह उठते वॉमिटिंग जैसे डिस्कम्फर्ट सा रहता है, मुझे मोशन भी क्लियर नहीं होता। तो आप क्या करोगे? उसको मोशन के रास्ते में दर्द भी हो रहा है और ये सिम्टम भी दे रहा है, एसोसिएटेड सिम्टम्स। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम इसमें? फर्स्ट डे उसका पाइल्स की सर्जरी करेंगे या वी कैन टेक अ टाइम, पेशेंट को कुछ टाइम देंगे, किस तरह से प्लान करेंगे आप? हॉस्पिटल में आया तो सर्जरी तो करेंगे। सर्जरी तो करेगा, मैं किस तरह से करोगे ना? दीपन पाचन वैसे जैसे आयुर्वेदिक अकॉर्डिंग चलेंगे तो दीपन पाचन। आम पाचन करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो पेशेंट को होगा पेन बहुत ज़्यादा रहेगा। आपने 4 सूत्र लाइगेशन तो कर दी, बट सेकेंड और थर्ड डे पेशेंट बोलेगा कि बहुत सीवियर पेन हो रहा है, मेरा पेन मेरा सबसाइड ही नहीं हो रहा है। तो उसके लिए जब तक उसकी बॉडी में आंव रहेगा, वो हल्की क्या होता है, जब भी आमावस्था में दोषाज होते हैं उसको जब तक हम निरामावस्था में नहीं लेके आते हैं, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होती है, पेन्स होती है। अगर आप मॉडर्न प्रैक्टिस करें, मैं बोलूँगी डॉक्टर साहब बोलेंगे हम पेन किलर दे देंगे, दर्द हो रहा है क्या फ़र्क पड़ता है, सिलेशोपेप्टिडेज दे देंगे, एसिलोफेनाक एसआर कुछ भी दे देंगे जी, किट और डीटी वगैरह कुछ भी एडिशनल दे देंगे, पेन कम हो जाएगा। कई बार होता है आपने पेशेंट को डिक्लोफेनाक का इंजेक्शन भी लगा दिया, फिर भी पेशेंट का पेन नहीं कम हुआ। आप 8 आवर्ली उसको लगाओगे, 8-8 घंटे के बाद अपने पेन किलर्स दे दिया, बट फिर भी पेशेंट जो डिस्कम्फर्ट में रहता है, और वी आर नॉट गिविंग, हम यहाँ पे पेन किलर्स एडवाइज ही नहीं करते हैं। जब हम कंप्लीट आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो हमें पेशेंट का दीपन पाचन ही करना चाहिए। जितना अच्छा दीपन पाचन होगा उतना ही पेशेंट को पेन कम होगा। इसके बाद दश विधा जब परीक्षा करते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट की प्रकृति देखते हैं, विकृति, सार, समन्वय, प्रमाण, सात्म्य, आहार शक्ति, वय एंड व्यायाम शक्ति। वय और व्यायाम शक्ति इसलिए असेस करनी होती है, पेशेंट इज हैविंग एज ऑफ 78 ईयर। करनी तो हमने 4 सूत्र सर्जरी है, बट उसका क्या है, उस कंडीशंस में क्या क्या हमें पैरामीटर्स को मेजर करना चाहिए? का होना चाहिए मैडम, बीपी वगैरह, और अवस्था में मसल्स वगैरह वीक हो जाती है, एनीमिया और शुगर, डायबिटीज का टेस्ट तो नहीं है। कौन कौन सी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस करवाने की ज़रूरत होती है हमें इसके पहले? सीबीसी करवाएंगे और हाँ रैंडम ब्लड शुगर करवा लिया। एलएफटी की कोई असिस्टिव ज़रूरत नहीं होती है, तो उन केसेस में है जहाँ पे आपको भी सिम्टम्स दिख रहे हैं कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कौन से एरिया में करते हो। अगर पेशेंट इज हैविंग ए गुड पेइंग कैपेसिटी तो आप सारे ही ब्लड पैरामीटर्स करवा सकते हो। अदरवाइज जो मेन रिक्वायरमेंट होता है दैट इज सीबीसी, एचआईवी, HbA1c और रैंडम ब्लड शुगर। इसके बिहाफ पे यू कैन परफॉर्म द सर्जरीज, आप परफॉर्म कर सकते हो। इससे के बाद एक न्यूट्रिशन असेसमेंट चेक की जाती है पेशेंट की, कि पेशेंट का न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या है, वो डाइट में किन किन चीज़ों को लेता है। इससे आपको बाद में जो डाइट चार्ट आप बनाएंगे वो बहुत इजी हो जाता है डॉक्टर के लिए। फिर आता है एडमिशन फॉर्म। आपने पेशेंट का पाइल चेक कर लिया, पेशेंट इज हैविंग ए पाइल मास, उसको असेस करने के बाद जब आप एडमिट करोगे तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट इज जनरल कंसेंट फॉर्म भरा जाता है पेशेंट का, ऑपरेशन कंसेंट फॉर्म। इन 2 फॉर्म्स को हमें भरना होता है, चाहे आप इसकी फोटोकॉपी ले लीजिएगा यहीं से, कि जनरल कंसेंट फॉर्म में अगर पेशेंट को आपने चेक करना है उससे पहले भी कंसेंट लेना चाहिए, और आइडियली फीमेल्स का तो कंसेंट लेना ही चाहिए अगर आप उसको पर रेक्टम भी एग्जामिनेशन करते हो।
दिस इज़ ए वेरी मतलब बहुत छोटी बात है। अगर पर रेक्टम आप फीमेल को एग्जामिनेशन करते हो तो उसका एक अटेंडेंट या हमारे पास एक नर्सिंग स्टाफ जो है वो सामने होना चाहिए। फिर हम बनाएंगे प्रोसीजर केयर प्लान। हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट किस तरह से करना है, हमने उसका पर रेक्टल एग्जामिनेशन किया, पाइल्स है तो हम उसका ट्रीटमेंट शास्त्रोत्तर विधि से करेंगे। वी हैव टू मेंशन हेयर। कंसेंट फॉर्म करेंगे। अगर ओटी में हमें तैयारी करनी है तो उससे पहले प्रॉपर ये इस फॉर्म को हमने चेक करना है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होती है। फर्स्ट ओटी में ऑपरेशन थिएटर में लेने से पहले हम पेशेंट की पार्ट प्रिपरेशन करते हैं। सेकेंड, उसको एनीमा दिया जाता है। जितनी भी सर्जरीज होंगी, कल आपने शायद देखी होगी सर्जरी, आज भी सर्जरीज है, तो सबसे पहले हम पेशेंट का पार्ट प्रिपरेशन करेंगे, उसको एनीमा देंगे। एनीमा इसलिए दिया जाता है कि इंटेस्टाइन प्रॉपरली क्लीन हो जाए। एनीमा देने के बाद भी पेशेंट को 2 या 3 बार मोशन पास होना चाहिए ताकि उसके इंटेस्टाइन प्रॉपर क्लीन हो, नहीं तो वो जब आप सर्जरीज परफॉर्म करते हो तो उसमें डिसकम्फर्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। ज़ाइलोकैन सेंसिटिविटी, पेशेंट की ज़ाइलोकैन सेंसिटिविटी करना बहुत रिक्वायर्ड है। टेटनस का इंजेक्शन पेशेंट को देना है। कैनुला जब आप ओटी में लेके जाओगे, कैनुला की साइट को चेक करना है कि कैनुला अपनी प्रॉपर साइट पे है या नहीं है। आईपीडी फाइल प्रिपरेशन, पेशेंट की आईपीडी फाइल प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। ओटी इंफॉर्मेशन कंसर्न टेकन, ओटी के इंफॉर्मेशन कंसर्न जो फॉर्म लगाया उसको आपने लिया या नहीं, उसको दोबारा से रीचेक करेंगे। और उसके बाद सर्जरीज के लिए हमने परफॉर्म करने के लिए पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करना है। पेशेंट की कोई भी सेंसिटिविटी चेक करनी, किसी भी ड्रग से कोई रिएक्शन तो नहीं है, क्योंकि जब भी हम ओटी को प्रिपेयर करते हैं, यू कैन टेक योर टी, चाय ले लीजिए आप लोग पहले। जब भी हम पेशेंट को ओटी में प्रिपेयर करते हैं तो उससे पहले जो बेसिक पैरामीटर्स है वो सारे ही क्लियर होने चाहिए। उसका शुगर लेवल मेंटेन करना है, उसका बीपी मेंटेन करना है, उसके बाद ही हम उसको ओटी में लेके जाएंगे। अगर किसी पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जिक है तो वो रिएक्शन हमने यहाँ पे मेंशन करना है। उसकी ब्लड रिपोर्ट इसमें अटैच होनी चाहिए। सो दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट जो अभी आप 2 बजे के बाद ओटी परफॉर्म करोगे तो ये आप सब चीज़ें चेक करेंगे कि ये पेशेंट्स की हो गई है मॉर्निंग में या नहीं हो गई है। स्लाइड चेंज और पीछे पीछे करना, पीछे सॉरी। हेमरॉइड्स की बात करें तो हेमरॉइड्स जो है किस किस एज में हम हेमरॉइड्स को देख सकते हैं। पीक प्रिवलेंस एज जो होती है, जो हमारे पास ओपीडी में मैक्सिमम पेशेंट आएंगे, दैट एज इज 45 to 65 ईयर्स की एज में पेशेंट हमें दिखता है। एक्सटर्नल पाइल मास जो होते हैं वो यंग एज या मिडल एज ग्रुप में दिखते हैं, क्योंकि जो मिडल यंग एज होती है गर्ल्स है उनको पाइल मास होगा, वो सर्जरी प्रेफर नहीं करती हैं, तो कई बार वो पेशेंट जो है वो हिडन करता करता उसकी प्रॉब्लम जो है वो इस एज तक ही प्रोडोमिनेट हो पाती है। इंटरनल पाइल प्रिवलेंस जो है प्रेगनेंसी एंड ओल्ड एज ग्रुप में रहती है। एक्सटर्नल पाइल मास आपको मिडल एज में दिखेंगे और इंटरनल पाइल मास जो है वो ओल्डर एज में दिखेंगे। चेंज राइट। हेमरॉइड्स को ग्रीक लैंग्वेज में बताया गया है, हेमरॉइड इज ए ब्लीडिंग, हीमा इज ए ब्लड। अगर आप हिज्मा की थेरेपी देखते हो तो वहाँ पे भी ब्लड लेटिंग की जाती है। हमारा पाइल मास कहाँ बनता है, जहाँ पे हमारी वेन्स में डायलाटेशन हो जाती है, डायलाटेशन ऑफ द वेन्स को ही हम पाइल्स बोलते हैं। हेमरॉइड और पाइल्स आर द डायलेटेड वेन विद इन द एनल कैनाल। इट इज दिस, अगर हम पेशेंट का एक्सटर्नली देखते, किसी ने वेरिकोसिटी ऑफ वेन्स के पेशेंट देखे होंगे अपने ओपीडीज में, तो वेरिकोज वेन में क्या होता है, जैसे हम उसकी लेग्स को देखते हैं तो वहाँ पे हमें गुच्छे गुच्छे बनाए हुए दिखते हैं। वेरिकोसिटी ऑफ वेन्स में क्या है कि वहाँ की वेन डायलेटेड होगी तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से जा रहा है, बट बैकवर्ड उसका फ्लो नहीं बन पा रहा है। सिमिलर लाइक दैट हेमरॉइड्स की कंडीशन में क्या है, जो हमारी एनल कैनाल की वेन्स है उसमें डायलाटेशन हो गया है। अब ये डायलाटेशन हो सकता है सुपीरियर भी हो सकता है, मिडल भी हो सकता है, इन्फीरियर रेक्टल वेन में भी हो सकता है, तीनों ही वेन्स में हो सकता है। चेंज इसलिए अगर कल आपने से पूरी एनाटॉमी पढ़ी है, सो वी कैन गेट द आइडिया कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर से ऊपर हमें इंटरनल पाइल मास दिखेंगे। यू कैन सी दिस इज अ इंटरनल स्फिंक्टर, इससे जस्ट ऊपर आपको इंटरनल हेमोरॉइड फ्लेक्सेस दिखेंगे। दिस इज अ पार्ट, ये जो पार्ट है, जैसे आप पीआर भी करते हो, फिंगर टच करते हो तो हमारी फिंगर यहाँ तक जाएगी, देन यू कैन सी यहाँ पे 33 डिग्री पे आपको पाइल मास जो है वो दिखेगा, इंटरनल हेमोरॉइड प्लेक्सिस।
यहाँ पर डायलेटेशन हो जाएंगे इंटरनल हेमोरॉइड प्लेक्सिस की, ये इंटरनल स्फिंक्टर से जस्ट अबव रहेगा। एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स, दिस इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एक्सटर्नल स्फिंक्टर के जो बाहर पाइल मास हमें दिखेंगे दैट इज एक्सटर्नल पाइल मास। कई बार यहाँ पे सैनिटल टैग बना होता है, क्योंकि इलोंगेशन ऑफ द मसल्स की वजह से आपने पेशेंट को लगता है, पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे लेटरिन के रास्ते में कुछ बाहर फील हो रहा है। जब आप पर रेक्टम एग्जामिनेशन जस्ट एक्सपोज ही करते हो तो यहाँ पे सैनिटल टैग बना होता है, वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर रहेगा, वो एक्सटर्नल पाइल मास रहेगा। चेंज द स्लाइड, चेंज द स्लाइड। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों हमें पाइल मास जनरेट होते हैं? दैट इज द एब्नॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द वेन्स इन द इंटरनल हेमोरॉइड एंड वीनस प्लेक्सिस। एब्नॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द आर्टेरियोवीनस, या तो हमारे डायलेटेशन होगा, एब्नॉर्मल डायलेटेशन हो जो हेमोरॉइड्स वेन्स हैं, कल आपने जो हेमोरॉइड्स वेन्स के बारे में पढ़ा होगा वो, उसमें या तो डायलेटेशन हो जाएगा। कई बार होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोलैप्स ऑफ एनल कुशंस। अब पेशेंट को पाइल मास है या प्रोलैप्स है, इसको कैसे डायग्नोज करेंगे हम? प्रोलैप्स के केस में क्या क्या दिखता है हमें? कलर से होता है। और पाइल मास में कौन सा कलर दिखेगा? रेडिश। और प्रोलैप्स में क्या दिखेगा आपको? कौन सा कलर? अगर पाइल मास है तो आपको क्लियर कट है कि वहां पे आपको ब्लड का सिंपल क्लॉट हो गया, ब्लड वहां पे इकट्ठा हो गया ब्लड, तो वो पाइल मास बन गया। पाइल मास है क्या? डायलेटेशन ऑफ द वेन हुई, वहां पे क्लॉट बन गया, इकट्ठा हो गया ब्लड, जैसे हमने एक्सपोज किया पिछली पिक्चर में हमने देखा वहां पे हमें रेड रेड दिख रहा है, वो हमारा पाइल है। और पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि मुझे लेटरिन के रास्ते से बाहर आ रहा है कुछ, और वो पाइल्स नहीं है, जब आपने एग्जामिन किया तो वो क्या होगा फिर? प्रोलैप्स। प्रोलैप्स फर्स्ट डिग्री भी हो सकता है, सेकंड डिग्री भी हो सकता है, थर्ड डिग्री भी हो सकता है, फोर्थ डिग्री भी हो सकता है। अगर हमारे पास केस है प्रोलैप्स का तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, और पाइल्स की कंडीशन में हम क्या करेंगे? हाँ, ट्रीटमेंट 4 सूत्र। अगर हमारे पास डॉक्टर साहब पाइल्स का केस है तो उसमें हम 4 सूत्र बंधन करेंगे। अगर वो लेटरिन का रास्ता पूरा का पूरा बाहर आ रहा है, पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि कुछ बाहर निकल रहा है, आपने उसको लेटा के लिथोटॉमिकल पोजीशन में किया और उसको बोला प्रेशर दो या खांसी करो। प्रोलैप्स का क्या सिम्टम्स होता है? जैसे ही पेशेंट खांसी करता है वो गुदा के रास्ते से पूरा का पूरा बाहर आना शुरू हो जाता है। सो यू कैन गेट द आइडिया कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री प्रोलैप्स है। अब इसको जैसे हम पाइल मास को एग्जामिन करते हैं, फर्स्ट डिग्री पाइल मास होगा तो वो पाइल का रहेगा, ऐसे चेंज करना बेटा। अब ये इंटरनल हेमोरॉइड्स, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। इंटरनल हेमोरॉइड्स जो है वो इस तरह से फील होगा और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हमारा बाहर रहेगा। और जो इंटरनल एक्सटर्नल इंटो एक्सटर्नल पाइल मास रहेगा वो कॉम्बिनेशन में रहेगा, वो इंटरनल पाइल मास पे रहेंगे, एक्सटर्नल पाइल मास पे रहेंगे। उसमें भी करेंगे हम 4 सूत्र बंधन ही, बस 4 सूत्र बांधने के बाद उसको हल्का सा हम साइड से कट कर देंगे ताकि वो अपनी मेन जिस अटैचमेंट ऑफ द मसल से वो अटैच्ड है वो सेपरेट हो जाए स्किन से, वो इजीली जो है वो गिर जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड करें। इस पिक्चर में हम देखते हैं कि प्राइमरी पाइल्स और सेकेंडरी पाइल्स क्या होते हैं। आप में से कोई भी मुझे बता सकता प्राइमरी पाइल्स और सेकेंडरी पाइल्स क्या है? कैसे हम देखेंगे प्राइमरी पाइल्स कौन कौन से और सेकेंडरी पाइल्स क्या है? जो 3, 7 and 11 पे रहेंगे तो प्राइमरी रहेंगी। हाँ जी। सेकेंडरी जो रहते हैं वो अदर देन अगर हमारा 3 o'clock यहाँ पे दिख रहे हैं, 3 बज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारा 7 और 11, यहाँ पे ये कई बार है कि ये एनल फिशर, दिस इज जो कॉमनेस्ट साइड है फिशर की, वो हमें 6 o'clock पे ही दिखता है। अगर पेशेंट कंप्लेंट करता है उसको लेटरिन के रास्ते में बर्निंग सेंसेशन, जलन हो रही है, पॉटी करने के बाद पेन हो रहा है, नो राइट नो लेफ्ट, हमें कहीं फिशर ढूंढना ही नहीं, हमने जैसे एक्सपोज किया उसको जस्ट, तो हमें यहीं पे 6 o'clock पे ही कॉमनेस्ट साइड फिशर की होती है। बाकी कई बार फीमेल्स में हमें दिखता है 6 के साथ हमें 12 o'clock पे भी फिशर जो है वो दिखता है, डबल 6 पे भी रहेगा, 12 पे भी रहेगा उसमें फिशर, ठीक है। तो प्राइमरी पाइल मास को इस तरह से वो करेंगे। कई बार फ्यूज्ड पाइल मास होते हैं, जैसे ये पाइल मास है बहुत बड़ा है, तो ये फ्यूज्ड पाइल मास है। यहाँ पे आपका 7 o'clock का पोजीशन पे भी पाइल मास और एक 5 o'clock पोजीशन पे भी है पाइल मास, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूज्ड पाइल मास, आपस में कंबाइंड पाइल मास होते हैं। जब इसको लाइगेट करेंगे आप
तो जो प्राइमरी पाइल्स को तो करेंगे, साथ साथ सेकेंडरी पाइल्स को भी आप लाइगेट करेंगे। चेंज द पिक्चर। अब इस पिक्चर में आप देखेंगे कि डिग्रीज को हम कैसे मेंशन करेंगे। देखिए, जो प्रोटोस्कोपिकली एग्जामिन किया हमने, प्रोटोस्कोपिकली एग्जामिन करने पे यू कैन सी दिस इज अ रेड कलर, ठीक है। अब ये कोई भी डॉक्टर जो है, जैसे आपने प्रोटोस्कोप पुट किया, प्रोटोस्कोप पुट करने के बाद प्रोटोस्कोप कैसे डाला जाता है, किस हाथ में प्रोटोस्कोप को पकड़ते हैं और कैसे हम इसको इंड्यूस करते हैं, सबको आइडिया है? बताओ डॉक्टर साहब कैसे करेंगे इंड्यूस? डॉक्टर साहब हाँ, कौन से प्रोटोस्कोप किस हाथ में पकड़ेंगे? राइट हैंड और एंटीरियर से आराम से टुवर्ड्स अम्बिलिकस इंसर्ट करेंगे और फिर लेफ्ट हैंड को हैंडल पकड़ के अंदर का जो अपना मास है निकाल के फिर आराम से आउटवर्ड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, आपने पहले पकड़ा, आपने ऐसे डाल दिया, ठीक है, हाँ डाल दिया, फिर आपने उसका टॉर्नस बाहर निकाल दिया और फिर आपने उसको देखा। अब उसके बाद क्या आप अपने प्रोटोस्कोप को रोटेट कर सकते हैं? आपने 3 o'clock का दिख गया, अब 3 o'clock के बाद आप देखना चाह रहे कुछ और भी दिख रहा है यहाँ पे, तो क्या करेंगे फिर आप 6 o'clock को देखने के लिए क्या करेंगे? प्रोटोस्कोप को निकालेंगे, फिर लुब्रिकेट करेंगे, देन री इंसर्ट करेंगे। कभी भी प्रोटोस्कोप को अंदर नहीं घुमाना है। कई बार क्या होता है कि आप अंदर ही अंदर देखना है कि एक दिख रहा है, दूसरा भी देख रहा है, तीसरा भी देख ले, तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमने अंदर ही रोटेट किया, वहाँ पे परफोरेशन हो जाती है, पेशेंट को एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है उस कंडीशन में। जैसे प्रोटोस्कोप को हमने इंसर्ट किया, ये प्रोटोस्कोपिकली पिक्चर ली गई है। जैसे पेशेंट को प्रोटोस्कोप इंसर्ट किया तो यू कैन सी आपको जो पाइल मास दिखेंगे, मल्टीपल पाइल दिखना शुरू हो जाएंगे। इनिशियली स्टेज में आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे आपने प्रोटोस्कोप को इंसर्ट किया, आपको दिख रहा है कुछ रेडिश में, आपको क्लियर नहीं है, आप पेशेंट को कफिंग करवाइए। जैसे पेशेंट कफ करेगा तो आपको वो पाइल मास बल्ज होता दिखेगा। जो चीज़ बिल्कुल बाहर की तरफ बल्ज हो रही है वही हमारा पाइल मास है। तो आप यू कैन डिफ्रेंशिएट, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, नॉर्मल म्यूकोजा क्या है और पाइल मास कौन सा है। अब यहाँ पे लिखा है 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री। अब इन पाइल मास 4 डिग्री में होते हैं। 1st डिग्री में हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, 2nd में क्या करना है, 3rd में क्या करना है, 4th में क्या करना है। तो हाउ वी कैन असेस? डॉक्टर साहब हम कैसे असेस करेंगे 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री पाइल मास? 1st डिग्री में क्या होता है, 2nd में क्या है, 3rd में क्या है, कैसे पता चलेगा? ये पाइल मास दिख रहे हैं हमें। सॉरी, मैंने आपको इसलिए उठाया कि आप कहीं और ही बिजी थे, क्योंकि क्लास में जब आपका माइंड प्रेजेंस नहीं रहे तो ना पढ़ाने वाले को मजा ना पढ़ने वाले को मजा। तो कॉल बंद कर दीजिए थोड़ी देर। 1st डिग्री पाइल मास कैसे असेस करोगे? पेशेंट क्या कंप्लेंट करेगा और आप कैसे पता चलेगा कि ये 1st डिग्री पाइल मास है? ठीक है, इचिंग रहेगी, पेन रहेगी, फिर आप कैसे असेस करोगे? तो सिम्टम्स आ गए ना कॉमन पाइल्स के। आप कैसे असेस करोगे कि पेशेंट को 1st डिग्री पाइल है, 2nd डिग्री पाइल है, 3rd डिग्री पाइल है, 4th डिग्री पाइल है? मैम 1st डिग्री में जो आउटपुट हुआ, जैसे बोलेंगे कि आप खांसी है या फिर बोलेंगे, तो उसमें जो एक्सटर्नली होगा एनएल से मास निकलेगा वो कम होगा। 2nd डिग्री में थोड़ा एक्स्ट्रा होगा और 3rd डिग्री में परमानेंट रहेगा, 4th में भी परमानेंट रहेगा। 3rd डिग्री में परमानेंट बाहर लटका रहेगा? नहीं, 4th डिग्री में, 3rd में मैम मच मोर होगा थोड़ा। अगर उसको हम अंदर करेंगे तो अंदर जाएगा नहीं जाएगा? 3rd डिग्री में चलेगा, 4th में। और 2nd डिग्री में? 2nd डिग्री में मैम वही, 1st डिग्री में तो बोले तो होगा, तो 2nd डिग्री में थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, वो बाहर निकलेगा। 2nd डिग्री पे बाहर आएगा पूरा पाइल मास क्या? पूरा नहीं आएगा। आप जैसे पेशेंट ने कंप्लेंट करी कि मुझे लैट्रिन के रास्ते में प्रॉब्लम है जी, आपने असेस किया, आपने प्रोटोस्कोप आपने डाल दिया, आपने चेक कर लिया, अब आप कैसे असेस करोगे कि ये 1st डिग्री पाइल मास है, 2nd डिग्री है, 3rd डिग्री है, 4th डिग्री है? या मेरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? मुझे क्षारपातन करना है, यहाँ क्षार सूत्र बांधना है, या डबल क्षार सूत्र बांधना है, या क्षारपातन के साथ क्षार सूत्र बांधना है? तो कैसे असेस करोगे कि 1st, 2nd, 3rd और 4th डिग्री क्या है? फर्स्ट में और 2nd में हम क्षार सूत्र करेंगे और 2nd, 3rd और 4th में हम क्षारपातन। गलत बोल रही हूँ, उल्टा बोल दिया आपने, उल्टा बोल दिया। डॉक्टर साहब आप एक्सप्लेन करो एक बार, कैसे क्या समझे आप अभी तक? रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे हम। हाँ,
तो हम पहले जब करेंगे हम ना, तो फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, वॉल पे ही दिखेगा बस हमें, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि कुछ है अंदर, कोई फॉरेन बॉडी है, कुछ भी बताएगा वो कि उभार है थोड़ा, बस ये बताएगा। जो सेकंड डिग्री होगा उसमें थोड़ा बल्ज आउट होगा और पर वो अपने आप ही चला जाएगा। थर्ड में क्या होगा, समझ गए सर? फर्स्ट डिग्री में क्या होगा, पेशेंट कंप्लेन करेगा, सिर्फ क्या रहेगा, पाइल मास हमें ये दिख रहा है, तो ये पाइल मास ही हमें, प्रोटोस्कोप डाला हमने, ठीक है, ये निकाल दिया, हमने चेक किया, हमें यहाँ पे 3 o'clock पे पाइल मास सा दिख रहा है। सेकेंड डिग्री में क्या होगा, अब कैसे असेस करेंगे, बल्ज रहेगी उसमें। थर्ड डिग्री में क्या होगा, हमने इसको निकाल लिया बाहर, तो वो बाहर आ जाएगा पर हाथ से अंदर चला जाएगा। पेशेंट कई बार कंप्लेंट भी करता है कि मुझे लेटरिन करते वक्त ऐसे लगता है कि कुछ बाहर आता है, जैसे मैं उसको वॉश करता हूँ तो वो अंदर चला जाता है, तो वो हमारा थर्ड डिग्री पाइल मास है। सो क्लिनिकल सिम्टम्स और हमारा एग्जामिनेशन से वी कैन कोरिलेट कि पेशेंट को फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, फोर्थ डिग्री। करना हमने क्षार सूत्र है और क्षार पातन नहीं है, ट्रीटमेंट है, बट हमें ये डायग्नोज ज़रूरी है कि कौन सा डिग्री का प्रोलैप्स है। अगर फोर्थ डिग्री का प्रोलैप्स है तो उसमें क्या रहेगा, बाहर ही रहेगा। तो उसमें फिर कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि ये प्रोलैप्स है या पाइल मास है। पेशेंट को लेटरिन के रास्ते से बिल्कुल बाहर ही आ रहा है, वो बल्ज कर रहा है और वो अंदर नहीं जा रहा है। फोर्थ डिग्री पाइल मास टच करने पे अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर ही लटका रहेगा। तो उस कंडीशन में कई बार डॉक्टर्स को क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि ये प्रोलैप्स है या पाइल मास है, तो कैसे इसको ट्रीट किया जाए। फर्स्ट और सेकेंड डिग्री में तो आपने क्षारपातन करना है, उसी से रिकवर हो जाएगा। बट क्षारपातन का केस डॉक्टर साहब देखा आपने यहाँ पे? इसमें नहीं देखा, पाइल्स में नहीं देखा, पाइल्स में नहीं देखा है, फिशर में देखा, फिशर में देखा। ठीक है, ओके। क्या किया जाता है फर्स्ट और सेकेंड डिग्री पाइल मास में, हमने प्रोटोस्कोप इंसर्ट किया, हमें यहाँ पे दिखा ये पाइल मास है, ठीक है। तो क्षार 3 तरह की होती है, ये फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, सब पे क्लियर हो गया ना डॉक्टर साहब? क्लियर हो गया चारों डिग्री पाइल मास की। अगर हमारे पास पेशेंट है फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री पाइल मास का, तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, हमने उसका क्षार पातन करना है। क्षार पातन का प्रोसीजर बहुत इजी है, आप जाके इमीडिएटली अपने क्लिनिक्स पे कर सकते हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशन क्षार पातन में नहीं होती है। क्षार सूत्र में फिर भी हम बोल सकते हैं 5, 10, 20% कॉम्प्लिकेशंस है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना है, प्रैक्टिस करनी है। क्षार पातन में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। क्षार पातन के लिए क्या करना है, आपको दिखा यहाँ पे 3 o'clock पोजीशन पे पेशेंट को पाइल मास है, आपने प्रोटोस्कोप को इंसर्ट किया, जहाँ पे आपको पाइल मास दिख रहा है, क्योंकि क्षार 3 तरह की होती है, तीक्ष्ण क्षार, मृदु क्षार और मध्यम क्षार। जो हम यूज़ करेंगे क्षार वो मध्यम क्षार रहेगी। अपमार क्षार, अपमार के पेड़ को जला के उसकी राख बनाई जाती है, उसको बोला जाता है अपमार क्षार। अब इसको भावना, इसको प्रोसेस किया जाता है, कितनी बार इसको वॉश किया गया, 11 टाइम, 21 टाइम, 31 टाइम, 100 टाइम, उतनी ही ये तीक्ष्ण क्षार बनती जाती है। हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ अ मध्यम क्षार। मध्यम क्षार को लगाने का क्या तरीका है, आप प्रोब की सहायता से भी लगा सकते हो। तो डायरेक्ट जहाँ पे आपको पाइल मास दिख रहा है, आपने टॉर्निक वो डाला, प्रोटोस्कोप डाला, प्रोटोस्कोप के बाद आपने प्रोब लिया, प्रोब के ऊपर क्षार लगाई, कॉटन लगा के, इमीडिएटली आपने उसी पार्ट पे जहाँ पे आपका प्राइमरी पाइल मास है, उसी एरिया पे आपने उसको टच कर देना है। 3 to 7 सेकेंड्स, 3 to 5 मिनट्स के लिए क्षार को रखा जाता है, उसके बाद इसको नींबू सोरस से वॉश कर दिया जाता है। क्षार पातन का प्रोसीजर ये है, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्कलाइन और एसिडिक पीएच को मेंटेन करना होता है। क्षार जितना है इसका जो पीएच होता है दैट इज एल्कलाइन होता है। नॉर्मल म्यूकोजा को जब आप एल्कलाइन और एसिडिक पीएच मेंटेन करते हो, तो जो हमारा एक्स्ट्रा अनग्रोथ होती है वो शेड ऑफ हो जाती है, वो गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी, इसका जो मैकेनिकल पैथोलॉजिकल रिएक्शन क्या है, हमने अपमार क्षार को यूज किया। क्षार जो है वो इस म्यूकोजा पे पंजेंट, क्योंकि क्षार जब भी लगाई जाती है तो पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होता है, ये पंजेंट होती है, तीक्ष्ण वीर्य होता है इसका, पंजेंट होती है। जैसे आपने लगाई 3 to 5 मिनट्स के लिए हल्की सी इरिटेशन रहेगी, उसके बाद जैसे ही आप इसको नींबू स्वरस के साथ इसको वॉश करेंगे, इसी की इरिटेशन जो है वो
कम हो जाएगी और ये मसल्स को श्रिंक करना कर देता है। कैसे एक्शन करेगा? जहाँ पे भी हमारा पाइल मास बना है, क्योंकि वो डायलेटेड हो गई है वेन्स को, जैसे हमने क्षार को लगाया, पीएच चेंजेस हुई तो वो मसल्स की श्रिंक होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही वो श्रिंक होगी हमारा पाइल मास जो है वो सबसाइड होना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड डिग्री पाइल मास में हमें क्षार को अप्लाई करना है सिर्फ, और थर्ड और फोर्थ डिग्री का पाइल मास है उस कंडीशन में हमने क्षार सूत्र को बंधन करना है। ये नॉर्मल थ्रेड को भी इसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं अभी कि हाउ वी कैन, हम क्षार सूत्र वाले थ्रेड को इसको लाइगेट करें या नॉर्मल थ्रेड से भी कुछ डॉक्टर्स अब लाइगेट कर रहे हैं। सिमिलर प्रोसीजर इज ए सिमिलर, बट जैसे ऑलरेडी कुछ पुराने डॉक्टर्स जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे केसेस देखे हैं, डॉक्टर साहब क्षार सूत्र बंधन करने के बाद पेशेंट को क्या क्या कंप्लेंट्स आती हैं? आपने शायद बहुत सारे केसेस देखे यहाँ पे। आपने क्षार सूत्र की सर्जरी देखी? हाँ। पेशेंट को पोस्ट ऑप देखा आपने? पोस्ट ऑप नहीं देखा, बट कंप्लेंट्स में तो मैम या तो पेन बताता है। नहीं, पोस्ट ऑप देखा आपने पेशेंट का जिसकी सर्जरी हुई, एक दिन करवा के अगले दिन पेशेंट की पोस्ट ऑप में देखा आपने? किसी भी डॉक्टर ने नहीं देखा पोस्ट ऑप? बस सर्जरी देखी, पोस्ट ऑप नहीं समझा कि पोस्ट ऑप में क्या होगा। आज आपने पेशेंट का ऑपरेशन कर दिया, अब कल पेशेंट आएगा तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, कि सर्जरी करके छोड़ दोगे? हाँ, पेन तो पेन कैसे कंट्रोल करेंगे? पेन हो सकता है कि अगर एब्डोमेन कुछ हो जाए, नॉर्मल बिकॉज़ टाइप कर दिया तो वो पेन तो ऑब्वियसली होगा उसको। अस्ती करा के अस्ती दे पेन पेशेंट हो रहा है, कैसे सबसाइड करोगे? तो मैम बस्ती जाते तेल से हाँ, तो जाती तेल से बस्ती से पेशेंट का पेन कम हो जाता है। आपको तो डीए के है ना मैडम, सर को ना टॉपिक दे दो पोस्ट ऑप का, हाउ टू डायग्नोज, आपको टॉपिक मिल जाएगा। देखिए डीए के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सर्जरीज शायद 4, 5, 6, 10 बार आओगे, सर्जरीज देख लोगे, बहुत अच्छी से सर्जरीज परफॉर्म कर लोगे, बट प्री ऑप और पोस्ट ऑप एक डॉक्टर जो कुशल डॉक्टर होता है उसको ही बोला जाता है, जो पेशेंट का प्री ऑप और पोस्ट ऑप अच्छे से करवा सके। आपको खुद करना नहीं होता, टीम ने ही मैनेजमेंट करनी होती है, आपका स्टाफ ही मैनेज करेगा उस चीज़ को, प्री ऑप और पोस्ट ऑप को। बट अगर आपकी सर्जरी से पोस्ट ऑप ठीक होता है पेशेंट, तभी वो पेशेंट आपके पास दोबारा आएगा। तो पोस्ट ऑप को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपको टॉपिक ही ये है, अब आपने पोस्ट ऑप मैनेजमेंट इन पाइल्स, उसके ऊपर रिसर्चेस पढ़िए और उसके ऊपर वो आप उसके ऊपर करोगे डिस्कस। क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे क्षार पातन किया, क्षार पातन करने से क्या होगा कि जहाँ पे ये नॉर्मल म्यूकोजा के ऊपर क्या, जैसे हमने प्रोब से लगाते हैं हम, आपने प्रोब वो तो क्षार पातन तो देखा होगा। जैसे डॉक्टर साहब हमने क्षार पातन करने के लिए प्रोब से अप्लाई किया, क्या है कि कई बार प्रोब से अप्लाई करते करते ये हमारे पाइल मास पे तो लगा, बट नॉर्मल म्यूकोजा को भी अगर ये टच करता है तो पेशेंट को इरिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे क्षार जो तीक्ष्ण है, नॉर्मल म्यूकोजा को लगेगी तो इरिटेशन होगा। इसके बाद जो हम ट्रीटमेंट देते हैं, हम पेशेंट को जात्यदी तेल की बस्ती देते हैं। जात्यदी तेल की बस्ती क्यों दी जाती है और क्या इसका एक्शन है? क्यों दी जाती है जात्यदी तेल की बस्ती? किसी और तेल से बस्ती क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि आयुर्वेदा में तो काशी सादी तेल का भी बहुत अच्छा व्याख्यान दिया गया हुआ है पाइल्स के केसेस में। लुब्रिकेशन और लुब्रिकेशन तो हर तेल कर देगा डॉक्टर। आप जात्यदी तेल के इंग्रेडिएंट्स पढ़िएगा तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वाई मैक्सिमम ऑफ क्षार सूत्र डॉक्टर्स आर चूजिंग जात्यदी तेल की वो बस्ती देते हैं इंस्टेंट ऑफ काशी सादी ऑयल। आयुर्वेदिक लिटरेचर्स में किसी डॉक्टर ने, शायद ऑनलाइन क्लासेस में किसी डॉक्टर ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैडम वहाँ तो दिया गया है कि काशी सादी ऑयल को ही देना चाहिए, क्लासिकल कोई भी आप बुक उठाएंगे उसमें अर्श चिकित्सा में काशी सादी तेल का व्याख्यान दिया गया है, पर मैक्सिमम ऑफ क्षार सूत्र प्रैक्टिशनर जो है वो जात्यदी ऑयल को यूज करते हैं क्योंकि उसकी व्रण रोपण की जो कैपेसिटी है जात्यदी तेल की वो ज़्यादा है, हीलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। आपने अगर क्षार सूत्र बंधन भी किया, आपने लाइगेट कर दिया, तो वो कैसे एक्शन होता है, हमने ये हमें पाइल मास दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है डॉक्टर साहब। अब हम इसमें क्या करेंगे, आपने यहाँ पे क्षार सूत्र को लाइगेट कर दिया। क्षार सूत्र लाइगेट करने के बाद क्या होगा कि इस एरिया पे सर्कुलेशन एकदम से रुक जाएगा, ये नेक्रोज होना शुरू हो जाएगा।
जैसे जैसे नेक्रोज होगा इसकी श्रिंक होगा और ये पाइल मास शेड ऑफ हो जाएगा, गिर जाएगा ये पाइल मास। अब जब पाइल मास तो गिर गया, क्षार सूत्र भी आपका आ गया बाहर, तो उसके पीछे क्या रहेगा, एक वूंड, क्या बन जाएगा वहां पे, एक वूंड। अब जितनी जल्दी उस वूंड की हीलिंग हो जाएगी, पेशेंट को पेन बिल्कुल सबसाइड हो जाएगा। वही पेशेंट कंप्लेंट करते हैं जो इंटरनली वीक होते हैं और आमजा अवस्था में होते हैं, उन्हीं पेशेंट्स को पेन ज्यादा होता है। कंपैरेटिवली अब स्टडी करिए कि आपने कितनी सर्जरीज देख ली, जितनी बार आप यहाँ पे आए, कितनी सर्जरीज देख ली आप, 1 2 3 4 10 सर्जरीज देख ली। कभी आपने देखा कि कोई पेशेंट बोल रहा है कि मुझे पेन नहीं है, मैं बहुत फिट ठीक लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और किसी पेशेंट बहुत ज़्यादा रो रहा होगा, कोई पेशेंट जो है वो रिकवरी में ठीक है, किसी की रिकवरी डिलेड हो रही होगी। वो डिपेंड करता है पेशेंट की अवस्था के ऊपर। अगर पेशेंट को हमने यहाँ पे जाते ही तेल लगा दिया और फिर भी उसको पेन है, तो फिर क्या करेंगे, आपने बस्ती दे दी जाते ही तेल की, फिर भी पेशेंट को पेन हो रहा है, आपने देखा ऐसा केस, किसी को पेशेंट को आपने बस्ती दी, सेकेंड टाइम में ड्रेसिंग करी, आज आपने ऑपरेशन किया, कल सुबह पेशेंट आया, आपने उसकी ड्रेसिंग कर दी, त्रिफला कषायम डाला, फिर आपने जाते ही तेल की बस्ती दे दी, फिर भी पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है मुझे पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन को देखा कोई ऐसा केस? धनवंतरम ऑयल देखा आपने? धनवंतरम ऑयल भी देते हैं बस्ती में, देखा धनवंतरम तेल देते हुए बस्ती में? आप लोगों ने या तो ध्यान नहीं था आपका, या फिर आप मिस कर गए वो पॉइंट। अगर पेशेंट को हमें जातेरी तेल की फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, पेशेंट को जातेरी तेल की बस्ती दी जाती है। अगर फिर भी पेशेंट का पेन नहीं सबसाइड हो रहा है तो वात शामक ऑयल दिया जाता है, क्योंकि वात का संकुचन, अपान वात का स्थान कौन सा है, अपान वात का एक्शन क्या है, विंड मूत्र शक्रुत को बाहर निकालना, तो हमें चिकित्सा क्या देनी है, अपान वात को शांत करने की चिकित्सा। जैसे हम वायु का शमन होगा, अपान वात कम होगा, पेशेंट का पेन जो है वो ऑटोमेटिकली सबसाइड हो जाएगा। So you can get the idea what is the first degree, second degree, third degree pile mass, और फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री पाइल मास में किस तरह का हम ट्रीटमेंट पेशेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चेंज द स्लाइड। कितनी ml देनी पड़ेगी? जाते तेल की बस्ती 5 से 10 ml तक दी जाती है, और अगर आपने इसको धनवंतरम तेल की बस्ती देनी है तो वो भी 20 to 30 ml आप दे सकते हो। अब इसको हम देखेंगे फर्स्ट डिग्री पाइल मास। में छार आता है, उसकी भी एक सिटिंग लगती है। देखिए एक सिटिंग में ही पेशेंट इंप्रूव हो जाता है। अगर आपने प्रोलैप्स के केस में करना है तो वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री प्रोलैप्स के अकॉर्डिंग डायग्नोज देखा जाता है पेशेंट को। अगर फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स है तो एक सिटिंग में ही हो जाता है, अगर थर्ड डिग्री तक प्रोलैप्स है तो उसमें 3 सिटिंग्स देने की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसीजर सेम रहता है। क्षार अगर आपने पेशेंट को अगर प्रोलैप्स है या पाइल मास है, आपने क्षार पातन करना है। क्षार पातन का जो प्रोसीजर है इट्स ए सेम प्रोसीजर। उसमें सबसे पहले जो हम मध्यम क्षार होती है वो पर्टिकुलर पाइल मास के एरिया पे लगा दी जाती है, और उसके बाद इसको 3 to 5 मिनट्स तक रखा जाता है। अगर आप चेंजेस देखना चाहें तो ये हल्का सा ब्लूइश डिस्कलरेशन आना, यहाँ पे पर्पल जैसा कलर आना शुरू हो जाता है, और 3 to 7 मिनट्स के बाद इसको नींबू सोरस के साथ इसको वॉश कर दिया जाता है। और प्राइमरी पाइल मास में जैसे ये फर्स्ट डिग्री हेमरॉइड्स है, फर्स्ट डिग्री हेमरॉइड जो है ये बाहर नहीं आता है, ये फर्स्ट डिग्री हेमरॉइड है पेशेंट के अंदर ही रहेगा, और ये कंजेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे स्प्लैश ऑफ द पैन ड्यूरिंग द डेफिकेशन, जैसे पेशेंट पॉटी करता है जोर लगाता है, ये उसको फील होता है कि समथिंग इज कमिंग आउट, मुझे यहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो रहा है। आपने पी अपर रेक्टम एग्जामिनेशन किया, यहाँ पे आपको पाइल मास दिखा, आपने यहाँ पे क्षार लगा दी, क्षार लगाने के बाद 3 to 5 मिनट्स वेट किया, और उसके बाद आपने नींबू सोरस के साथ इसको डाइल्यूट नहीं कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लीजिए। नींबू सोरस को निकालने का तरीका कहता है आपने 10-15 नींबू ले लिए, डिपेंड अपॉन कितना हमें नींबू की रिक्वायरमेंट है। अगर हमने एक ही बार, प्राइमरी पाइल मास एक ही पाइल मास है तो उसके लिए 2 या 3 नींबू बहुत ज़्यादा है, 10 ml तक रहेगा। तो नींबू को स्क्वीज़ किया, उसका रस निकाला और उसको फिल्टर कर लिया, छान लिया,
सीड नहीं आने चाहिए, क्योंकि इसको हम भरेंगे सिरिंज के अंदर। सिरिंज के अंदर भर के कैथेटर की सहायता से, या आप डायरेक्ट भी, आपने यहाँ पे प्रोटोस्कोप वो डाला हुआ है अपना, ठीक है, प्रोटोस्कोप डाला हुआ, वहाँ से आपने डायरेक्ट पुश कर देना है, जो इस पर्टिकुलर एरिया पे एक्ट करेगा और ये फिर शेड ऑफ हो जाएगा। ये दिस इज अ प्राइमरी मास। स्लाइड चेंज करना, सेकेंडरी पाइल। सेकेंड डिग्री ऑफ पाइल मास को हम कैसे देखेंगे? अगर इस पिक्चर में आप देख रहे हो, दिस इज अ सेकेंड डिग्री ऑफ पाइल मास। ये सेकेंड डिग्री पाइल मास है। सेकेंड डिग्री पाइल मास का जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये पाइल मास यहाँ तक हमारे एक्सटर्नल पैसेज से थोड़ा सा बाहर दिखेगा। बल्जिंग एंड रिऑर्गेनाइज द पाइल, बल्जिंग रहेगी। थर्ड डिग्री चेंज, थर्ड डिग्री पाइल मास हम देखेंगे तो ये हमारा बल्जिंग रहेगा और मैनुअली हमें अंदर करना है, ठीक है। ये हमारा थर्ड डिग्री पाइल मास है। नेक्स्ट, और फोर्थ डिग्री अगर पाइल मास की बात करेंगे तो कुछ इस तरह की अपीयरेंस हमें दिखेगी। जैसे हम पेशेंट का पररेक्टम करेंगे, कुछ बल्ज, मल्टीपल बल्ज दिखेंगे, क्योंकि फोर्थ डिग्री पाइल मास वहीं पे होगा जहां पे मल्टीपल पाइल मास होंगे। सो यहाँ पे हमें 3 o'clock पे, 7 o'clock पे, 11 o'clock के एसोसिएटेड पाइल मास 5 पे भी दिखेगा, 9 o'clock पे भी दिखेगा। ये हमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही पाइल मास में दिखेंगे। आप कह रहे थे मैम, जैसे रेक्टल प्रोलैप्स का पेशेंट है और फोर्थ ग्रेड डिग्री का है, तो हम ऐसे कंफ्यूज कह रहे थे। हाँ, अब क्या होता है ना, कई बार डॉक्टर पिक्स डालते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखिए ये क्या है, प्रोलैप्स पाइल है, पाइल मास है, या ये रेक्टल प्रोलैप्स है। अब ये थोड़ा सा बल्ज कर रहा है, अब ये थोड़ा सा ज्यादा बल्ज होगा तो उसमें कंफ्यूजन होने लग पड़ता है। उस कंडीशन में आपने पेशेंट को कफिंग करवानी है, थोड़ा सा स्टेनिंग करानी है, तो स्टेनिंग करा के वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। अगर प्रोलैप्स होगा तो वो पूरा का पूरा एनस जो है वो आपको बाहर आता हुआ दिखेगा, कि पूरा ऐसे गोल करके पूरा ऐसे बाहर से दिख रहा है। और अगर पाइल मास होगा तो ये पर्टिकुलर एरिया पे बल्ज दिखेगा। जैसे उसने स्टेनिंग करी तो ये आपको पर्टिकुलर एरिया में इस साइड का जो है जैसे किया उसने, तो एक बल्ज, एक पर्टिकुलर एरिया का बल्ज दिखेगा। तो दैट इज ए, वो हमारा कौन सा पाइल मास यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट, अब हमें डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री पाइल मास में पता चल गए। अब हम देखेंगे कि पेशेंट के पाइल मास कौन से, वातज अर्श है, पित्तज अर्श है, ये कफज अर्श है। सो वातज अर्श के सिम्टम्स कोई बताएगा आप में से जो ऑलरेडी क्लासेस ले चुके हैं? वातज अर्श कैसे देखेंगे आप? हाँ, रुक्ष है और आपने कोई ऐसा पेशेंट देखा जिसमें आपको डायग्नोज होगा कि ये पेशेंट जो है वातज पाइल्स का है? मेनली जो फर्स्ट डिग्री है पता है सर ने, वो वातज के लिए बताया। फर्स्ट डिग्री पाइल्स होता है वातज। नहीं, मैं ये बोल रही, आपने जितने केसेस देखे 10, 12, 20 केसेस जो भी देखे आपने अपने अकॉर्डिंग, तो उसमें किसी में आपने डिफरेंशिएट कर पाए कि ये वातज पाइल्स है, ये पित्तज पाइल्स है, कफज पाइल्स है? प्रकृति से हम पता लगा सकते हैं। तो प्रकृति एनालिसिस जो हमने किया, प्रकृति एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमने पेशेंट को जब देखेंगे ना, जैसे हम देखेंगे ओल्ड एज में जितने भी पाइल मास दिखते हैं ना, मैक्सिमम वो वातज पाइल मास ही होते हैं। पेशेंट की एज है 70, 72 ईयर्स, 68 ईयर्स, ओल्डर एज, ओल्ड पेशेंट में वात का प्रकोपित काल है। जैसे पर रेक्टम देखेंगे ना, ये बिल्कुल ड्राई सा रहेगा, यहाँ पे ऐसा लगता है सूख ही गया हुआ है। और क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की हिस्ट्री अगर पेशेंट को दे रहा है तो वो हमारे रहेंगे इरेगुलर शेप होगा, कोई ना सर्कुलर नहीं रहेगा, इरेगुलर शेप रहेंगे इनके। सेंट्रली इरेगुलर सरफेस रहता है और कलर, और अगर देखते हैं हम तो ये डार्किश, बिल्कुल ब्लैकिश ब्लैकिश दिखेगा। अब मैं सेकंड पिक्चर आपको दिखाऊंगी पित्तज पाइल मास की। ये पित्तज पाइल मास देखेंगे तो आपको रेड रेड दिखेंगे। अब इसमें ड्रग ऑफ चॉइस भी हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। हमें वात पित्त कफज पाइल मास को इसलिए पहचानना है कि इसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को उसकी मेडिसिन दे सके। अगर किसी के पित्तज पाइल है और प्रकृति भी उसकी पित्तज है तो हमें शीतल आहार उसे एडवाइस करना है, ठंडी चीज़ें देनी है, मुनक्का उसकी डाइट में ऐड करना है, उशीरासव ऐड करना है। अगर आप लेक्सेटिव देना चाहते हो, अभ्यारिष्ट के साथ साथ आप उशीरासव या कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करोगे जो पित्त को शमन करेंगी। और जहाँ पे वात का है वहाँ पे हम लेक्सेटिव अगर दे रहे हैं तो हम चूज़ करेंगे एरंड ऑयल को, हम वहाँ पे पंचस्कार चूर्ण नहीं देंगे।
अगर किसी वातज अर्श वाले पेशेंट को आप पंचस्कार चूर्ण देते हो, पहले तो उसकी कॉन्स्टिपेशन रिलीज ही नहीं होगी, और जिस दिन खाएगा उस दिन मोशन आएगा, अगले दिन फिर मोशन ही नहीं आएगा उसका, क्योंकि अंदर बहुत शुष्कता है, ड्राइनेस है। तो उस कंडीशन में हमें नित्य स्नेहन करवाना है पेशेंट को। चाहे आप दूध में उसको देसी घी एडवाइस करिए, एरेंडॉल की डोज होती है 10 ml गर्म गुनगुने दूध में रात को पीना है। और अगर आप उसको नित्य स्नेहन दें तो दाल में, खाने में, किसी न किसी फॉर्म में आप डायरेक्ट रेगुलर उसको स्नेहन देंगे, क्योंकि स्नेहन जो दिया जाता है 24 टाइप ऑफ स्नेहन प्रविचारणास होती हैं, 24 तरीके से हम स्नेहन को इंड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज आप पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग में बोल सकते हैं कि सुबह खाली पेट वो 5 ml देसी घी लेना खाली पेट स्टार्ट कर दे गुनगुने पानी के साथ, वो भी एक स्नेहन का कार्य करेगा। अब पित्तज पाइल्स की बात करते हैं तो पित्तज पाइल्स जो होते हैं ये स्मॉल होते हैं, ब्लूइश मॉइस्ट। ये आपके जैसे आप पर रेक्टम एग्जामिनेशन करोगे ना तो ये मॉइस्ट आपको स्किन दिखेगी और फ्लैशी दिखेगी। इसके भी डिफरेंट शेप रहेंगे, बट जैसे स्टेनिंग करेंगे तो ये ब्लड मिक्स्ड स्टूल आएगा। इसमें पेशेंट कंप्लेंट होता है कि ब्लड मिक्स स्टूल होता है। जो शुष्क अर्श होते हैं वो ज़्यादातर वातज रहते हैं, और जिसमें स्टूल के साथ ब्लड आएगा वो पित्तज अर्श रहेंगे। बर्निंग, पेशेंट कंप्लेंट करेगा बर्निंग सेंसेशन की, यहाँ पे पॉटी करने के बाद कुछ जलन सी होती है, कंडू होता है और जलन होती है, दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है। हम पेशेंट को पूछेंगे कि आपको दर्द होती है कि जलन होती है। फिशर का पेशेंट है वो बोलेगा मुझे लेटरिन करने के बाद जलन होती है जी, और खारिश मचती है। वहां पे एक केस और होता है प्रूराइटिस। बस प्रूराइटिस होने की वजह से ये जो लोग बहुत कम रेगुलर ऐसी ड्रग्स लेते हैं जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के लिए जो ड्रग्स ली जाती है, उसकी वजह से भी पेशेंट को प्रूराइटिस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। उसमें भी पेशेंट जो चीफ कंप्लेंट वो लेके आता है आपके पास, मुझे लेटरिन के रास्ते में खारिश होती है, इचिंग होती है, पॉटी करने के बाद इचिंग रहती है। सो उस केस को हम कफजा पाइल्स और प्रूराइटिस से डिफरेंशियल डायग्नोज कर सकते हैं कि प्रूराइटिस है, ये कफजा पाइल मास है। अब पित्तजा पाइल मास में बर्निंग सेंसेशन रहेगी डेफिकेशन करने बाद, और थर्स्ट रहेगा पेशेंट को। ये कंपैरिजन विद द इंटरनल और थ्रोम्बोज्ड पाइल्स के साथ इसको हम कंपैरिजन करेंगे। जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसमें पाइल मास आपको 3, 7, 11 के अलावा 5 o'clock पे भी 6, 7 और 6 o'clock पे भी आपको एक पाइल मास दिख रहा है। ये फ्यूज्ड पाइल मास है यहाँ पे। ये कई बार हमें थ्रोम्बोज्ड पाइल मास दिखते हैं। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे ये हमारा कफजा पाइल मास है। पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है, ये कौन से डिग्री का पाइल मास हुआ? 4th डिग्री का पाइल मास है। ठीक है, 4th डिग्री का पाइल मास है ये। और इसमें जो पाइल मास रहेगा ये बहुत रेड नहीं दिख रहा है हमें। जो पित्तजा पाइल मास देखे वो हमें बहुत रेडिश दिख रहे थे, कफजा पाइल मास हमें रेडिश नहीं दिखेंगे। अगर इस पिक्चर को भी हम देखते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, इसमें स्मूथ रहेगा, ओवल शेप रहेंगे, फ्रेशी रहेंगे, और ये इचिंग के साथ पेशेंट कंप्लेंट करके आएगा। यहाँ पे पेशेंट कई बार कंडीशन में बताता है कि म्यूकस, मुझे पॉटी के रास्ते में से कुछ ना सफ़ेद सफ़ेद सा गिरता है, या जिन लोगों को IBS की प्रॉब्लम होती है उस कंडीशन में भी हम कफजा पाइल मास देख सकते हैं। पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मुझे 2 या 3 बार मोशन जाने पड़ता है, हर मोशन के बाद कुछ भी खाता हूँ, खाने के बाद मुझे लगता है कि मोशन पास करूँ और आओ गिरती है, और लेटरिन के रास्ते से बाहर कुछ आता है। अब यहाँ पे 2 कंडीशंस जुड़ गई हैं। लेटरिन के रास्ते से कुछ बाहर आता है, वो ड्यू टू पाइल मास आ रहा है, और पेशेंट को हर बार खाने के बाद मोशन आता है और म्यूकस आता है उसमें। तो क्या होगा फिर उसमें? क्या बोल रहे हैं? संग्रहणी। क्योंकि पाइल्स उन केसेस में भी बहुत ज़्यादा दिखा जाता है जो पेशेंट संग्रहणी के होते हैं। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट का जो फर्स्ट सिटिंग पे ही डायग्नोस हमारा हो गया कि पेशेंट इज सफरिंग विद द संग्रहणी, और उसके साथ साथ उसको पाइल मास है। हम उसको 2 ट्रीटमेंट यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। पहले आपका क्षार सूत्र विधि से हम पाइल्स निकालेंगे, आपके पैसेज को क्लीन करेंगे, और उसके बाद बस्ती की सहायता से आपके IBS का ट्रीटमेंट करेंगे। अगर इस कंडीशन में आप म्यूकस आ रहा है, आपने सिर्फ ये कर दिया, पाइल मास निकाल दिया और IBS का ट्रीटमेंट नहीं ठीक किया, तो फिर क्या होगा? रीअकरेंस ऑफ पाइल मास हो जाएगा।
क्योंकि हमें ऊपर जहाँ फैक्ट्री जहाँ से प्रॉब्लम्स हो रही हैं उस चीज़ को रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर IBS की प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइल मास ऑपरेट करना है, उसके बाद हम उसको बस्तीज एक्सप्लेन करेंगे। IBS में पिच्छा बस्ती दी जाती है, मेन पिच्छा बस्ती को दिया जाता है। साथ में ओरल ड्रग्स आप डाल सकते हैं, कुटेजकनवटी, कुटजारिस्ट, घृणिकृपाट रस है वो साथ में चलेगा। 3 to 4 मंथ्स आप ओरल मेडिसिन पे रखोगे, तभी पेशेंट जो है वो कंप्लीट क्योर की तरफ जाता है। चेंज द स्लाइड। पिच्छा बस्ती की रिपीटेड सिटिंग होती है, एवरी मंथ 7 दिन सिटिंग दोगे। या आप अगर पेशेंट को क्षीर बस्ती भी दी जा सकती है, तक्र बस्ती भी दी जा सकती है। 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं इसमें। अब सिम्टम्स देखोगे कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या है, और तक्रारिष्ट तक्र पीने को देंगे। छाछ जो है वह डाइट चार्ट, जब भी आप पाइल्स के लिए पेशेंट आपके पास OPDs में आता है तो सबसे पहले आप उसका जो डाइट है उसमें ऐड कर दोगे तक्र। ये आयुर्वेदिक लिटरेचर में वात पित्त कफज पाइल मास के लिए अलग अलग से तक्र को बनाने का तरीका बताया गया है। किसी में आप हींग डालोगे, काली मिर्च डालोगे, सेंधव नमक डालोगे, या मुस्तादी पाउडर के साथ बिलवादी पाउडर के साथ मिक्स करके जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो जाएगी। हमें जो काम करना है जाठराग्नि पे काम करना है। जैसे हम जाठराग्नि पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो एसोसिएटेड कंप्लेंट्स हैं पेशेंट की वो सब सबसाइड हो जाएगी। नेक्स्ट केस आता है रक्तजा अर्श। रक्तजा अर्श ये आपको अलग से ही पाइल मास दिखते हैं। ये फ्लैशी मासेस रहेंगे विच ब्लीड एक्सेसिवली ड्यूरिंग डेफिकेशन। एक पेशेंट कंप्लेंट करता है बहुत ब्लीडिंग हो रही है, परफ्यूज ब्लीडिंग होती है पॉटी करने के बाद, लेटरिन के रास्ते से ज़्यादा ब्लड गिरता है और यूजली एसोसिएटेड विद ब्लड लूज सिम्टम्स। ट्रू ब्लीडिंग हेमरॉइड्स बिलोंग्स टू रक्तजा अर्श। पेशेंट की अगर कंप्लेंट ही ये है कि उसको पेन नहीं है, इचिंग नहीं है, सिर्फ लेटरिन करने में ब्लड आता है, तो वो कौन से हेमरॉइड्स हुए, रक्तजा अर्श। तो उसमें हमें क्या चेक करना चाहिए पेशेंट का, सबसे पहले HB। जिसको भी रक्तजा अर्श होगा उस पेशेंट का HB डाउन जाएगा। तो उसमें जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम क्या देंगे, पहले उसका बढ़ाएंगे, ब्लीडिंग स्टॉप करेंगे। ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए क्या क्या दे सकते हैं, कुछ कोई से ड्रग्स आपने जब चैप्टर में पढ़े ऑलरेडी, ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको याद हो कि दुर्वादी तेल की बस्ती दे सकते हैं। रक्तजा अर्श में लिखिए आप क्या क्या मेडिसिन दी जा सकती है। पेशेंट अगर फर्स्ट विजिट पे भी कंप्लेंट कर रहा है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग है, तो उसमें क्या क्या आप देंगे सबसे पहले दवाइयों में, बोल भद्र रस। बोल भद्र रस आपने, उसी तरह आयुर्वेदिक बोल भद्र रस काम करता है। बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग है तो गेंदे के फूल जो होते हैं ये गुनगुने पानी के साथ भी दिया जा सकता है, या इसको आप उशीरासव के साथ भी दे सकते हो। जहां पे भी रक्तजा की बात हो रही है वहां पे हमें तीक्ष्ण उष्ण वीर्य द्रव्य कोई नहीं देना है। अगर हम उसमें त्रिकटु चूर्ण देंगे रक्तजा अर्श है तो क्या होगा, उसमें और ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। तो हमें दीपन पाचनीय भी अगर ऐड करना है तो ना तो हम त्रिकटु चूर्ण ऐड करेंगे ना अग्नितुंडी वटी इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि अग्नितुंडी वटी इज द बेस्ट दीपन पाचनीय। बट अग्नितुंडी वटी में क्या है, कुचला पड़ा हुआ है। तो कुचला जो वो हीट पोटेंसी का होता है, हॉट होता है। जिनका ब्लड प्रेशर हाई है उसमें भी अग्नितुंडी वटी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, और जिसमें भी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है उस कंडीशन में भी हमें ये नहीं देना है। सो फर्स्ट विजिट पे आप पहले पेशेंट की जो ब्लीडिंग स्टॉप करेंगे, फिर उसको पाइल्स की सर्जरी ही आपने एक्सप्लेन करनी है, फिर पाइल्स की उसकी सर्जरी करेंगे। ऑपरेशन होने के बाद भी लगातार आप उसको ये मेडिसिन पे रखोगे। वातजा पाइल्स में हमें एंटीक्लॉटिंग देने की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती है। डायरेक्ट आपने सर्जरी करी, उसके बाद आपने पाइल्स की किट दे दी, या पाइल्स के लिए आपने प्राणदा गुटिका, कांकायन वटी, अशोघनी वटी, इस टाइप के ड्रग्स दे दिए, त्रिफला गुगुल दे दिया। स्वेलिंग होती है पाइल्स में, पुनर्नवादी गुगुल आप ऐड कर सकते हो। लेग्जेटिव में अभ्यरिस्ट ऐड कर सकते हो, या पंचस्कार चूर्ण, पॉन्स्टी क्योर का पाउडर आता है। इन चीज़ों को पोस्ट
पाइल सर्जरीज कम से कम 2 या 3 महीने पेशेंट को देना चाहिए। अगर कोई भी आप लेक्सेटिव चूज करते हो उसके साथ आप दीपन पाचन जरूर आवश्यक डालें। जैसे आपने पंचस्कार चूर्ण ही देना है या आप अभिपत्तिकर दे रहे हो तो अभिपत्तिकर अपने आप में ही दीपन पाचनी और लेक्सेटिव तीनों तरह काम करता है। तो कॉन्टिन्यूसली पेशेंट को पोस्ट सर्जरी 3 महीने तक अभिपत्तिकर चूर्ण जो है वो देना चाहिए। ये कॉन्स्टिक्योर का पाउडर दे सकते हो, अजमोद आदि अभिपत्तिकर को मिक्स करके दे सकते हो। देखो जब हमने सर्जरी करी मिनिमम ऑफ 7 डेज उसको लगातार ड्रेसिंग करनी चाहिए। 7 डेज की सर्जरी मतलब जब तक पाइल मास कट नहीं करता, निकल नहीं जाता तब तक पेशेंट को डिस्कम्फर्ट रहता है। अगर पेशेंट आपका दूर से आ रहा है, हो सकता है कि 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर से आ रहा है, तो आप पेशेंट को घर के लिए सामान दे दो, उसको ड्रेसिंग के लिए उसको गाइडलाइन दे दो कैसे ड्रेसिंग करनी है, तो वो घर पे लगातार ड्रेसिंग करता रहे। और सिज बात आपने सर्जरी करी, सर्जरी करने के बाद कम से कम 15 डेज तक पेशेंट को सिज बात करवाना चाहिए। सिज बात क्यों करवाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। सेकंड, आयुर्वेद में लिखा गया है स्वेदन चिकित्सा। अगर पेशेंट को पेन है, डिस्कम्फर्ट है, तो जैसे आप अवगाहा स्वेदन दोगे, अवगाहा स्वेदन क्या है? टब बात है, टब में बैठ के वो सिकाई करेगा जिससे हमारे इंटरनल स्फिंक्टर्स को हेल्प मिलेगी, मसल्स रिलैक्स होगी, ऑटोमेटिकली पेशेंट का पेन सबसाइड हो जाएगा। फिशर का केस है, एक्यूट फिशर है, पेशेंट की सर्जरी नहीं करवानी है अगर आपने, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ही अवगाहा स्वेदन है और टब बाथ एडवाइस करेंगे पेशेंट को। तो सर्जरी के बाद हमें क्या क्या चीज़ें देनी है? हमें पेशेंट को कम से कम 3 मंथ तक ओरल मेडिसिन पे रखना है, 15 दिन तक उसको अवगाहा स्वेदन करवाना है। पेशेंट को प्रिकॉशंस में बताना है कि डाइट में वो सख्त चीज़ें, हार्ड चीज़ें कुछ नहीं लेगा, नो ड्राई फ्रूट, लिक्विड डाइट लेनी है और डाइट में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन वो पिएगा। अगर आप पेशेंट का डाइट चार्ट भी बना के देते हो तो डाइट चार्ट हमारा क्या होना चाहिए? सबसे पहले टाइमिंग, हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट ले, 1 बजे लंच ले और रात को 8 बजे तक डिनर वो अपना ले ले। सुबह के ब्रेकफास्ट में जो डाइट होनी चाहिए प्रेफरेबली वो फ्रूट्स होने चाहिए, इक्वल क्वांटिटी ऑफ जितना उसका बॉडी वेट है। अगर पेशेंट का बॉडी वेट जो है वो 70 किलो है तो 700 ग्राम तक वो फ्रूट्स लेगा। फ्रूट में प्रेफरेबल फ्रूट जो रहेगा पपीता, गुआवा, खीरा। डाइट में जो सर्जरी के इमेज, जैसे आज किसी का ऑपरेशन आपने किया उसके बाद जो सेकंड 7 डेज की डाइट रहेगी वो सेमी सॉलिड और लिक्विड डाइट रखोगे। फर्स्ट आइडियली तो जो फर्स्ट 3 डेज की डाइट होती है वो लिक्विड डाइट होनी चाहिए, 4th डे से आप उसको चपाती ऐड कर सकते हो। डाइट चार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप डाइट चार्ट ले सकते हो। पाइल्स के केस का, पाइल्स में क्या लेना है डाइट चार्ट, फिशर में क्या लेना है, फिस्टुला में क्या लेना है। देखिए ये डाइट के लिए पाइल्स, फिशर, फिस्टुला का बता दूं कि पाइल्स के केस में आप मिल्क दे सकते हो, दूध दे सकते हो क्योंकि लेक्सेटिव काम करता है मिल्क, घी डाल के भी दूध दे सकते हो। बट अगर फिस्टुला को ऑपरेट किया है उस कंडीशन में हमें मिल्क नहीं देना। क्यों नहीं देना है? पस क्यों बनेगी? दूध तर्पणीय जीवनीय, मिल्क के बारे में, गोदुग्ध के बारे में तो किताबों में ये दिया ना कि तर्पणीय और जीवनीय होता है, तो फिर हम फिस्टुला में दूध क्यों नहीं दे सकते? अगर पेशेंट बोले मैं गाय का दूध पीऊंगा तो क्यों मना करते हैं? वही पूछ रही हूँ ना, मना तो करते हैं, क्यों मना करते हैं? डॉक्टर साहब मना करते हैं, बाकी भी सब डॉक्टर्स मना करते हैं फिस्टुला के बाद, आप सर्जरी के बाद दूध मत पियो। क्यों? जो डाइजेशन होता है ना, ब्लड सप्लाई एक नीचे हीलिंग में लग रही है और पेट में जो गुरु आहार जाएगा तो वहाँ पर सारा मेटाबॉलिक। तो पाइल्स में नहीं होगा क्या? पाइल्स में भी अपनी सर्जरी करी, फिर आप दूध क्यों दे दोगे? पाइल्स की सर्जरी में दूध देते हैं? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा ना
स्टार्टिंग में डॉक्टर साहब हमने पढ़ा कि हमें मिल्क से ही हम पता करेंगे मृदु मध्य क्रूर कोष्ठ क्या है। तो पाइल्स की सर्जरी में हम दूध दे सकते हैं, पर फिस्टुला में हम मना करते हैं, क्यों? फिस्टुला जो है वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से नहीं है ना। हाँ, पाइल्स तो है, पाइल्स में हमने मृदु कोष्ठ के लिए जैसे आसानी से उसको पास हो हाँ। जाए इसलिए होता है। लेकिन फिस्टुला हाँ, नहीं लाइन पे आ रहे हो सही, थोड़ा सा और सोचो कि क्या हो सकता है। दूध के गुण पे जाओगे, उसके कर्म पे जाओगे, तो यू विल गेट द आइडिया कि क्यों फिस्टुला में पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब क्यों नहीं लूँ दूध में। हरियाणा का बंदा को तो पूछेगा ही आपसे, क्योंकि उनको दूध पीने की आदत होती है कि मेरा दूध ही बंद करा दिया, मेरे को ताकत कहाँ से आएगी, मैं तो कमजोर हो जाऊंगा। गुरु होता है कफ कारक। और मवाद कैसे बनता है बॉडी में? मवाद किसका वो है? कफ दोष की वृद्धि के कारण मवाद बनती है। फिस्टुला में क्या बनता है? मवाद बनती है। इसीलिए दूध को बंद किया जाता है, क्योंकि वो कफ कारक होता है। दीपनीय, पाचनीय दुग्ध के बारे में दिया गया है, तर्पणीय, दीपनीय है, इंटरनल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, बट वो कफ को बढ़ाता है। अगर हमें वो सब चीजें बंद करनी है फिस्टुला के केस में जो कफ को बढ़ाएगी। अब हम छाछ एडवाइस कर देते हैं, क्योंकि छाछ कफ कारक नहीं होती है। दही कफ कारक होता है कि नहीं होता है? दही होता है, अभी सर्दी होता है, हाँ, लेकिन छाछ तो पाइल्स में हम दही दे सकते हैं। थोड़ी तो जहर तो थोड़ा भी काम कर जाता है ना फिर। दही इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पाइल्स, फिशर, फिस्टुला। किसी में भी दही नहीं देना है। छाछ आप दे सकते हो, तीनों ही केसेस में छाछ दे सकते हो। इवन छाछ आप रेक्टल प्रोलैप्स में भी छाछ को दिया जा सकता है, क्योंकि छाछ के गुण धर्म जो है वो अलग होते हैं। और छाछ बनाने के लिए पेशेंट को प्रेफर करिए। छाछ कई तरह की छाछ आती है जो मथ के बनाई जाती है। लोग क्या करते हैं, दही लेते, दही में पानी डाल के उसकी छाछ बना लेते हैं और हमने छाछ पी ली। वो छाछ नहीं होती है, वो लस्सी होती है। उसके गुण अलग है। जो मथ के निकाली जाती है, तक्र, जो हमारा बटर निकाला जाता है, बटर को मथ के जो निकाली जाती है उसको हम छाछ बोलते हैं। उस छाछ के गुण जो है वो उत्तम माने गए हैं, वही छाछ पेशेंट को लेनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब दो तरह के अर्श आते हैं, दैट इज ए सहज अर्श, जो जेनेटिकली होते हैं। बच्चों में देखा होगा, पैदा होने के बाद ही लेटरिन के रास्ते से कुछ बाहर निकलता है, या बचपन से ही डेवलप होता है, दैट इज ए सहज अर्श। यहाँ पे रेक्टल पॉलिप देख रहे हो, छोटे बच्चे को पॉटी के रास्ते से कुछ बाहर आता है और फिर वो अंदर चला जाता है। जैसे ही अगर आपने इसकी सर्जरी करनी है तो इसकी सर्जरी कैसे की जाती है मंजीत जी? पॉलिप की, रेक्टल पॉलिप देखा ना आपने, कैसे करते हो पॉलिप की सर्जरी? कैसे बांधते हो बताओ? पॉलिप से क्या समझते हो आप? जैसे लेटरिन के रास्ते से बाहर निकल रहा है, फिर कैसे करते हैं इसकी सर्जरी? बच्चे को मतलब जब लैट्रिन में पहले बता देते हैं, ठीक, उसके बाद जब वो लैट्रिन करता है, पॉलिप बाहर आ जाता है, उसको बच्चे को उठा लाता है। इसमें क्विक एक्शन लेना होता है हमें, क्योंकि जैसे वो पॉलिप बाहर निकलेगा उसी टाइम उसको बिना धुले, मतलब धुलना नहीं, उसको लैट्रिन ले आओ और उसको अर्ज रहे कि मुझे पॉटी आ रही है, क्योंकि पॉलिप तभी बाहर निकलेगा जब उसको अर्ज रहेगी। जैसे उसने स्क्वीज किया, दबाव दिया, तो वो पॉलिप, हाँ, जैसे नॉर्मल पोजीशन में आएगा तो वो अंदर चला जाएगा, फिर आपको नहीं मिलेगा। जैसे पेशेंट ने स्क्वीज किया, उसका पॉलिप बाहर आया, उस कंडीशन में इसको टाई करके इसको लाइगेट कर दिया जाता है। ये सहज अर्श है। स्लाइड चेंज। त्रिदोषज अर्श। अब कई बार इस तरह के कंडीशंस दिखेंगे, बहुत बड़े बड़े पाइल मास है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि ये सीए है, ये पाइल मास है, इसको ऑपरेट करना है या नहीं करना है। इस कंडीशंस को क्या करना है हमें? त्याज्य। सब केस हम नहीं कर सकते, कुछ केस हमें छोड़ देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है कि हमें कौन से केसेस को करना है और कौन से पेशेंट्स को हमें छोड़ना है।
इस तरह के अगर दिखता है कि लेटरिन के रास्ते से बहुत बड़ा सा मल्टीपल पाइल दिख रहा है, ये पूरा का पूरा गुदमार्ग बाहर आ रहा है, टच टू ब्लीड, जैसे ही हमने टच किया वहां पे ब्लीडिंग होना शुरू हो गई, वो क्या है? मैलिग्नेंट कंडीशंस है। जहां पे भी मैलिग्नेंसी है उस कंडीशंस को हमें टच नहीं करना है। रेफर टू हायर सेंटर, वो रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी कुछ भी करे, उन कंडीशंस को हमें टच नहीं करना है, क्योंकि अर्बुद की चिकित्सा भी आयुर्वेदा में व्याख्यान किया गया है। बट आफ्टर डूइंग, मतलब बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आप उसको कर सकते हो, बट इनिशियली असेसमेंट, इनिशियली प्रैक्टिस में इन चीज़ों को हमें छोड़ देना चाहिए। जब भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो पाइल्स फिशर फिस्टुला की, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइमरी पाइल पे काम करना चाहिए, सेकेंडरी पाइल पे काम करना चाहिए। 3rd डिग्री पाइल मास है, लाइगेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में आपको किसी सीनियर की हेल्प लेनी चाहिए, जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तभी आपको करना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट पाइल मास ही 4th डिग्री पाइल मास बांध दिया और होगा वो फ्यूज्ड पाइल हुआ, तो फिर क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस, पेशेंट बार बार फोन करेगा, डॉक्टर मेरे को दर्द होगी, मेरे को कैसा, मेरा ऑपरेशन कर दिया, परेशान हो गया हूँ मैं, ये है, तो क्या होता है उसमें डॉक्टर का मोरल भी वीक होता है और लोकल एरिया में आपकी नेगेटिविटी भी आती है। तो फर्स्ट जब भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो इस साइंस में, आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी प्रैक्टिस को परफॉर्म करना है, जिससे आपका मोरल बिल्ड रहे एंड यू कैन डू बेस्ट, अपना बेस्ट दे सके आप कम्युनिटी के अंदर। तो इस तरह के पाइल मास जो है मैलिग्नेंट माइलोमा है, ये कैंसरस कंडीशन है, CA ऑफ NL के नाम है। इन कंडीशंस को हमें सर्जरीज के लिए प्रेफर नहीं करना है। नेक्स्ट, इसको त्रिदोषज अर्श बोलते हैं। इसमें अगर आपने देना भी है तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे जा सकते हैं। अर्बुद के केस में कौन कौन से आयुर्वेदिक हर्ब्स दिए जा सकते हैं पेशेंट को? हाँ, कांचनार गुग्गुल बहुत अच्छा काम करता है। और हाँ, वृद्धिवादी का वटी दी जा सकती है। क्योंकि पेशेंट कई बार इस कंडीशन में आता है, वो बोलता है मैं एलोपैथिक में नहीं जाना चाहता या मैं कीमोथेरेपी कुछ भी नहीं लेना चाहता, आप देखिए मुझे क्या बेस्ट कर सकते हो। तो इस कंडीशन में हम सर्जरीज नहीं करेंगे, उसको ओरल मेडिसिन पे आप पेशेंट्स को डाल सकते हो। उसमें माइल्ड रिलैक्सेटिव आप लगातार डालोगे और उसके साथ साथ आप कांचनार गुग्गुल, वृद्धिवादिका वटी, पंचस्कार चूर्ण, अभिपत्तिकर चूर्ण, इस तरह की ड्रग्स को आप एड ऑन कर सकते हो। अब हम केस हिस्ट्री कैसे लेंगे? हमने समझ लिया पाइल्स क्या है, डिग्री ऑफ पाइल समझ लिया, शुष्क अर्श कौन से होते हैं, सहज अर्श कौन से होते हैं, वात पित्त कफज अर्श को कैसे डायग्नोज करें। अब मैंने स्टार्टिंग से लेक्चर में ये बताया है कि पेशेंट की हमने हिस्ट्री कैसे लेनी है। हमें पेशेंट के हिस्ट्री में सबसे पहले उससे पूछना है ब्लीडिंग, कैसी ब्लीडिंग आती है, कलर ऑफ द ब्लीडिंग क्या है, क्वांटिटी ऑफ द ब्लीडिंग क्या है। पेशेंट कंप्लेन करता है मुझे लैट्रिन के रास्ते से खून गिरता है, कितना खून आता है, हर बार मोशन में खून आता है, क्वांटिटी कितनी आती है, कलर ऑफ द ब्लड क्या है, काला काला तो नहीं गिरता, क्लॉट्स तो नहीं आते, चकत्ते तो नहीं जमते तुम्हें, प्रोलैप्स है तो पेशेंट कंप्लेंट करेगा लैट्रिन का रास्ता बाहर आ रहा है। पेन है, किस किस कंडीशंस में पेन हो सकती है पेशेंट को? पेशेंट बताता है कि मुझे लैट्रिन के रास्ते में पेन है, तो कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है पेन? सी ऑफ रेक्टम में भी हो सकती है पेन। फिस्टुला के कंडीशन में भी पेन विद पस डिस्चार्ज होगा, पेन विद पस डिस्चार्ज होगा। फिस्टुला में पेन भी होगी बट पस डिस्चार्ज भी होगा साथ में। सिंपल पेन बता रहा है तो फिशर में मेन पेन का सिम्टम होता है। अगर पेशेंट सिर्फ लैट्रिन के रास्ते में पेन बताता है कि मुझे सीवियर पेन है, तो हमारा क्लियर कट वो जो है वो फिशर ही बनेगा डायग्नोस। म्यूकस डिस्चार्ज हो सकता है, प्लूराइटिस एनी, यहाँ पे प्लूराइटिस एनी लिखा है जिसके बारे में ऑलरेडी विल डिस्कस कि लैट्रिन के रास्ते में इचिंग रहेगी पेशेंट को। एनीमिया, एबनॉर्मलिटी ऑफ बाउल हैबिट्स, ब्लीडिंग ऑफ पाइल्स ड्यू टू पैसेज ऑफ हार्ड स्टूल। ब्लीडिंग क्यों होती है पाइल मास में? जिन पेशेंट को कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहने से, हमें सबको पता है कब्ज रहेगी और पेशेंट को पाइल मास है, कब्ज रहेगी तो ब्लीडिंग होगी। पर कब्ज के कारण ब्लीडिंग क्यों होगी और हमें कॉन्स्टिपेशन को रिकवर क्यों करना है? जिस भी पेशेंट की जाठराग्नि सही नहीं है, यहां से ऊपर का स्ट्रक्चर हम देखते हैं इंटेस्टाइन्स का, पाचक पित्त जैसे जो भी वो खाता है, फॉर एग्जांपल सीडेंटरी लाइफस्टाइल पेशेंट आपका जी रहा है,
सुबह 10 बजे तक ब्रेकफास्ट नहीं लेना, 11-12 बजे ब्रेकफास्ट है, रात का डिनर जो है 11 बजे होता है। उस कंडीशन में आप जब भी सर्जरी करोगे आप उसका निदान परिवर्जन करोगे, उसको लाइफस्टाइल के बारे में एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि हमने उसका पाचन शक्ति को इंक्रीज करना, हमने पाचक पित्त पे काम करना है, जाठराग्नि पे उसके काम करना है। क्या होता है, जो लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है, हार्ड स्टूल होते हैं, जैसे ये देख रहे हैं पिक्चर में, ये स्टूल पास कर रहा है पेशेंट, ठीक है, दिख रहा है ना आपको स्टूल, ये हार्ड स्टूल है, यहाँ पे इसका पाइल मास बना हुआ है, ये परफोरेटेड है, वेन डायलेटेड है। जैसे ही हार्ड स्टूल यहाँ पे टच करेगा तो ब्लीड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्पेस तो हमारे पास इतना ही एनएस का है। जैसे हमें अर्थ जाती, सिग्नल जाते हैं ब्रेन पे, तो ये एनएस का पैसेज खुलना शुरू होता है। जैसे एनएस का पैसेज खुलना शुरू होता है, यहाँ पे ऑलरेडी हमें पाइल मास बना हुआ है और पेशेंट स्टूल कर रहा है हार्ड स्टूल। जैसे यहाँ पे जाएगा, ये टच करेगा, इस पर्टिकुलर एरिया पे टच करेगा तो पेशेंट को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी। अगर उस पेशेंट को स्मूथ, पॉटी बिल्कुल स्मूथ होती है, पतली, जिसको बोलते हैं लूज टूल हम देते हैं, आप पंचस्कार चूर्ण या कुछ भी लेग्जेटिव किसी भी फॉर्म में अगर आप दे रहे हो, त्रिफला पाव कुछ भी दे रहे हो XYZ, तो वो लेग्जेटिव देने से क्या होगा कि वो इजीली पैसेज हो जाएगा, तो पेशेंट को यहाँ पे जो पाइल मास है वहां टच नहीं करेगा और ब्लीडिंग जो है वो पेशेंट को नहीं होगी। इसलिए पाइल्स के पेशेंट को लेग्जेटिव दिया जाता है ताकि उसकी ब्लीडिंग को हम स्टॉप कर सकें। चेंज द स्लाइड। सिलेक्शन ऑफ केस को सिलेक्शन करने के सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट देखेंगे, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इस तरह से हम पेशेंट की हिस्ट्री को जनरेट करेंगे। सिस्टमिक एग्जामिनेशन करेंगे और लोकल एग्जामिनेशन करेंगे। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके बारे में एग्जामिनेशन देखेंगे कि पेशेंट को कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका बीपी कितना रहता है, कोई पोस्ट सर्जरीज तो नहीं हुई है, कोई मेडिसिन ले रहा है तो कौन सी मेडिसिन ले रहा है, किस पैरामीटर, अगर डायबिटिक है तो डायबिटिक पेशेंट की सर्जरी करने से पहले उसके डायबिटिक पैरामीटर्स को मेजर करेंगे। लोकल एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन करना है, प्रोबिंग करना है, प्रोटोस्कोपी करनी है, सिग्मोइडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जो रूटीन की इन्वेस्टिगेशन होती है, ब्लड रूटीन की, यूरिन की, जिसमें हम पस का कल्चर करेंगे, सेंसिटिविटी करेंगे, टिश्यू बायोप्सी करेंगे, चेस्ट एक्सरे या बेरियम एनीमा टेस्ट कर सकते हैं, बेरियम मील टेस्ट भी बोलते हैं इसको। चेंज द स्लाइड। इंस्पेक्शन कैसे करना है, इंस्पेक्शन में क्या किन किन चीज़ों को हम ऑब्जर्व करेंगे, जैसे आपने इंस्पेक्शन किया केसेस का, तो क्या क्या सबसे पहले किस चीज़ को देखते हो आप? पहले हम एनल एरिया को देखेंगे, पूरी कहीं पे कोई ओपनिंग तो नहीं है या कुछ ऐसे, जैसे पेशेंट की हिस्ट्री है। उसके बाद हम लोकल लगा के फिर चेक करेंगे डॉक्टर को। पेशेंट को स्ट्रेन करने के लिए बोल सकते हैं बात। हाँ, स्टेप बाय स्टेप बोलिए। फर्स्ट लोकल एग्जामिनेशन। हाँ, लोकल एग्जामिनेशन कैसे करेंगे? कोई ओपनिंग है क्या, हाँ, प्रोराइटिस है क्या, कोई फंगल इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन है क्या, फिर उसके बाद पेशेंट को स्ट्रेन करने के लिए बोल सकते हैं, कोई पाइल मास। कैसे करेंगे? ग्लव्स नहीं पहनोगे? उसके बाद हाइड्रोजन जल्दी से पेशेंट को एश्योर करके फर्क करेंगे। कैसे इंश्योर कैसे करेंगे आप पेशेंट को? कैसे करोगे डॉक्टर साहब? पर एग्जामिनेशन आपको पेशेंट दे दिया, पेशेंट है हमारे पास, तो बोला जाओ डॉक्टर साहब देख के आओ उसको क्या है, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, कैसे एग्जामिन करोगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पेशेंट हमारे पास आया उसको हम उसकी हिस्ट्री में टेकिंग लेके उसको बता देंगे, उसने हमने कंप्लेंट बताई तो उसको हम उसकी वे ऑफ ट्रीटमेंट बताएंगे कि आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा। ट्रीटमेंट के लिए हम आपको एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करने के लिए उनको जो भी हम तरीका है वो उनको बताते हुए एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करते हुए अगर वो कंफर्टेबल है उनको पूछ के उनको बताएंगे, फिर हम एग्जामिन करेंगे। कैसे करोगे एग्जामिन भी तो पूछ रहे हैं मैंने। माय क्वेश्चन इज इसके आप एग्जामिन कैसे करोगे? आपको पेशेंट दे दिया हमने, डॉक्टर मंजीत अभी आपको ले जाएंगे, पेशेंट है, आपको बोला कि डॉक्टर साहब एग्जामिन करो और डायग्नोज करो उसका कि क्या पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला, कैसे क्या ट्रीटमेंट, आप कैसे करोगे एग्जामिन उसको? ठीक है, हम पेशेंट से हिस्ट्री ले ली और हिस्ट्री में हमें लगा कि उसको हमें पाइल्स से लग रहा है, तो हाँ। पाइल्स में भी उन्होंने बताया कि जो फ्रेश होते हैं तो उस टाइम में उनको ब्लीडिंग स्टूल लग रहा है, तो उस टाइम पे उन्होंने बता के
तो फर्स्ट आप इधर उधर की बातें घुमा रहे हो, मेन बात नहीं बता रहे कि कैसे आप उसका एग्जामिन कैसे करोगे। हिस्ट्री तो होगी बात, हमने हिस्ट्री ले ली, हमने पेशेंट को लेटा दिया है, अब लेटाने के बाद एग्जामिनेशन करना है, हमने इंस्पेक्शन करना है, तो कैसे कैसे इंस्पेक्शन करेंगे। हम लिथोटॉमिकली पोजीशन पे कर सकते हैं, दूसरी एक और पोजीशन भी जिसमें पेशेंट को एग्जामिन किया जा सकता है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे। कॉमनेस्ट पोजीशन जो लिथोटॉमिकल है, ये लेफ्ट लेटरल दोनों ही पोजीशन पे एग्जामिनेशन किया जा सकता है। फिर कोई और एक्सप्लेन करेगा इसको अच्छे से, जिसने ऑलरेडी पाइल मास को एग्जामिन किया हो। डॉक्टर साहब एग्जामिन किया पाइल मास को, किया? हाँ तो बताओ कैसे कैसे एग्जामिन करते हैं आप, आगे आगे बताओ। हाँ यही से बताओ चलो। पेशेंट को लिथोटॉमिक पोजीशन में लेटाने के बाद डॉक्टर साहब फर्स्ट लिथोटॉमिकल पोजीशन में लिटाएंगे हम, फिर लिग्नोकेनियस जेली जो भी है सोल इंडेक्स फिंगर से स्लोली उसको पुश करते हुए जेली डालते हुए। फिंगर कैसी रहेगी हमारी, किस तरह जाएगी, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, किसी भी रास्ते में जाएगी। एंटीरियर प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद धीरे धीरे अंदर डालते हुए 4 सेंटीमीटर की अपनी गुदा मार के हिसाब से डालने के बाद फिर उसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज। रोटेट करने के बाद 3 पे 7 पे 11 पे यहाँ यूरो फ्री हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। और उसी टाइम पे फिशर का भी देख सकते हैं, उसी टाइम पे पता लग जाएगा कि जब आप देखोगे फिशर है या फिर तो फिशर होगा तो पहले ही देखोगे ना। आपने फिंगर डाल दी तो फिशर तो फट जाएगा, पेशेंट तो चिल्ला के आपके चिल्ला देगा पूरी। फिशर होगा, एक्यूट फिशर होगा तो पेशेंट हाथ नहीं लगाने देगा। वो क्रोनिक फिशर है इसलिए आपको एग्जामिनेशन करना देगा। पाइल्स का फील करना, उसमें अगर ज्यादा ही क्रोनिक है तो मैं उसमें सेकेंडरी पाइल्स भी फील हो सकता है। उसके बाद हम प्रोक्टोस्कोप से, फिर उसके बाद आपने फिंगर निकाली, देन नेक्स्ट क्या करोगे? आपका ये क्लियर हो गया इतना यहाँ तक? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आंसर राउंड इसलिए कर रही हूँ बिकॉज जिसको जो क्लियरेंस नहीं है वो क्लियरेंस बन जाएगी, एंड जो नए न्यू कमर्स है दे विल गेट द आइडिया कि किस तरह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। लिथोटॉमिकल पोजीशन पे लेटा दिया, फिंगर को आपने इंसर्ट किया, फिंगर आपकी इस पोजीशन में होनी चाहिए स्ट्रेट, ठीक है। आपने फील किया 3, 7, 11 पे आपको फील हो गया पाइल मास। देन पेशेंट को अगर आपको फिर भी कंफर्टेबल कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ है भी कि नहीं है, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे हो भी सकता है कि नहीं है, नॉर्मल मिकोजा है या पाइल मास है आपका, तो पेशेंट को थोड़ा सा स्ट्रेनिंग करने के लिए आप बोल सकते हो, आपको और एक आइडिया मिल जाएगा। आपने फिंगर को बाहर निकाला, फिर आप प्रोटोस्कोप, उससे पहले उसको अगर प्रोटोस्कोप डाल लें तो फिर लॉर्ड चैनल डायलेशन करना पड़ेगा, देन वी हैव टू गो फॉर प्रोटोस्कोप। लोड्स डायलेटेशन हर केस में डॉक्टर साहब ज़रूरत नहीं होती है कि मतलब अगर आप ओटी में लेके जा रहे हो तब तो आप लोड्स डायलेटेशन कर सकते हो, अपनी ओपीडी लेवल पे ही चेक करना है और प्रोटोस्कोपी करके आपने असेसमेंट करनी है कि पेशेंट को कौन से डिग्री का पाइल मास है, क्या मैंने इसको ट्रीटमेंट प्लान करना है, तो विदाउट लोड भी आप प्रोटोस्कोपी कर सकते हो। अच्छे से जेली लगा के, प्रॉपरली जेली लगा के इंसर्ट करेंगे, और फिर इंसर्ट करके आप कैसे करोगे, ये कैसे करोगे आप, प्रोटोस्कोप कैसे डालोगे, आपकी पोजीशन क्या रहेगी प्रोटोस्कोप इन करने की? आपके हाथ में डॉक्टर साहब एक बार प्रोटोस्कोप दे दीजिए सर को। जब भी हमने करना है, हमारा जो प्रेशर होना चाहिए वो जेंटल प्रेशर होना चाहिए, बहुत फोर्सफुली हमने पुल नहीं करना है पेशेंट को, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, और कोशिश करिए उस टाइम पेशेंट को बातों में लगा लीजिए आप कि आपका नाम, गांव, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी इधर उधर की बातें, टू चेंज देयर माइंड। क्योंकि अगर आप पीआर कर रहे हो, नॉर्मली फीमेल्स में भी जैसे होता है, हम उत्तर बस्ती कुछ भी प्रोसीजर्स देते हैं, तो जैसे आप पेशेंट का माइंड को चेंज कर देते हो, पेशेंट को पेन नहीं होता, वो चिल्लाता नहीं है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे हमने पीआर करना शुरू किया, पेशेंट चिल्लाना शुरू कर दिया,
जो बाहर के पेशेंट आपके बैठे होते हैं वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो चेंज द माइंड मेंटल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, उसे इधर उधर की बातें करिए। अब जेंटली प्रेस करोगे, एनल फिशर को और पेरी एनल स्किन को देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, उसका साइज देखेंगे, बाहर कोई सैनिटरी टैग है कि नहीं है, कोई थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो रहा है। स्वेलिंग के लिए आप देखोगे ब्लड वेसल्स की स्वेलिंग है, अगर ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग है तो वो इंडिकेट करेगा पाइल मास को। एक्सटर्नल पाइल्स है या हमारे बाहर के एनल एरिया में, जो हमने इससे पहले पिक्चर्स देखी उससे क्लियर हो गया। इंटरनल पाइल मास सीन ड्यूरिंग द स्टेनिंग, आप प्रोटोस्कोप डालोगे, प्रोटोस्कोप के बाद पेशेंट को स्टेनिंग करके बोलिए, जोर लगाइए, खांसी करिए, आपको पर्टिकुलर पाइल मास वहां पे विजिबल हो जाएगा। 4th डिग्री प्रोलैप्स पाइल मास जो 3, 7 और 11 o'clock पोजीशन पे इजीली हमें विजिबल होते हैं। चेंज द स्लाइड। अब डिजिटल एग्जामिनेशन करना है तो एग्जामिनेशन विद द ग्लव्स, लुब्रिकेंट, फिंगर से फील करना है, जो ऑलरेडी वी विल डिस्कस। कोई अल्सरेशन तो नहीं है वहां पे। बी श्योर द पैल्पेट एंड प्रोस्टेट इन ऑल द मैन, पेशेंट को कोई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी हिस्ट्री अगर वो देता है तो पैल्पेशन करते वक्त वी हैव टू पुट स्लोली, हमें इसको पुट करना है। इंटरनल हेमरॉइड जो होते हैं वो सॉफ्ट रहते हैं स्ट्रक्चरली एंड नॉट पैल्पेबल। सो अगर थ्रोम्बोस्ड पाइल्स है या पेशेंट को ब्लीड विद पाइल्स है, उस चीज़ का ध्यान रखते ही हमें पैल्पेशन करना चाहिए। लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे हमने लेटा दिया पेशेंट को। लेफ्ट लेटरल पोजीशन पे हिप को फ्लेक्स किया जाता है 90 डिग्री तक। पल्प द फिंगर इन द एनएस, एक हाथ ऊपर करके रिटेक्ट करके आगे इंसर्ट करेंगे। चेंज इंसर्ट द फिंगर, हमने जैसे फिंगर को पुश करना है, पेशेंट को एक बार बोलिए कि धीरे से सांस ले, ऊपर की तरफ सांस ले। आप जो मसल्स टोन्ड हो रहे हैं उसके बारे में यू विल गेट द आइडिया कि किस तरह से पैल्पेशन करेंगे हम। इंसर्ट फिंगर पुल अपवर्ड डायरेक्ट, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे सैनिटरी टैग है, स्टिंचर्स टाइट हो रहा है या वात अर्श है, वात प्रकृति वाला पेशेंट है, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइट कर लेगा। तो आपको उसमें कन्फ्यूजन होगा, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा केस क्या है उस कंडीशन में। अगर आप लिथोटॉमिकली पोजीशन में करते हो तो इस तरह से बाई मैनुअल मेथड से आप लिथोटॉमिकल पोजीशन में पेशेंट को करेंगे। एक हाथ अपवर्ड रहेगा और दूसरी फिंगर को हम इंसर्ट करेंगे। अगर पीवीबी की जाती है तो परवेजाइनल भी ऐसे एग्जामिनेशन किया जाता है बाई मैनुअल मेथड से। लिथोटॉमिकल पोजीशन पे एक हाथ यूट्रस पे रख के और वेजाइना में डाला जाता है। सिमिलर लाइक दैट रेक्टम को एग्जामिनेशन करना है लिथोटॉमिकल पोजीशन में, एक हाथ ऊपर रखेंगे और पर रेक्टम दूसरी हम इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट पिक्चर। अब जैसे ही आपने फील किया, आपकी फिंगर कैसे इंसर्ट हुई। इंसर्ट की फिंगर फील एनल केनाल, सबसे पहले हमें एनल केनाल को फील करना है जो ऑलरेडी एनाटॉमी आपने पढ़ी। इसके बाद जो हमारी फिंगर है ऊपर जाके हल्का सा ये ट्विस्ट हो जाएगी, फेल अराउंड द एनल केनाल। थोड़ी सी इसको मूव कर देंगे, स्ट्रेट नहीं रख के हम ऊपर जाके हल्का सा मूव करेंगे। यू कैन फील द कॉक्सिक रीजन, जो बोन है उसको फील करेंगे। आप इस पिक्चर में देखते हैं, यू कैन गेट द आइडिया जस्ट अबव दिस। ये हमारा एनल केनाल है। पेशेंट को सैनिटरी टैग है, ये बाहर का आपको स्टार्टिंग में दिखेगा। जैसे अपने फिंगर, ये फिशर की भी हिस्ट्री साथ में है, जैसे अपने फिंगर को पुट किया आप इस थंब से, यू कैन फील, इस थंब से आप हेल्प लोगे कॉक्सिक रीजन की और इजीली फिंगर को आप इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पीआर किस किस ने कर लिया है और कौन है जिसने पीआर अभी तक नहीं किया। आपने पीआर नहीं किया, डॉक्टर साहब आपने पीआर किया है केसेस में, ठीक है। सो अभी पीआर कैसे करते हैं और प्रोटोस्कोपी अपनी कैसे करनी है, वो पेशेंट्स को लेके उस पर पर्टिकुलर प्रोटोस्कोपी आपको करवाते हैं। नेक्स्ट, जब भी हम प्रोटोस्कोपी करते हैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। लुक फॉर द इंटरनल हेमोरॉइड्स। हमारा प्रोटोस्कोप जो है वो लुब्रिकेंटेड होना चाहिए। इंड्यूस प्रायर इंटीमेशन टू द पेशेंट कि मैं आपको किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से, किसी औजार की सहायता से हम आपको चेक कर रहे हैं और हम इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपके बॉडी में इंसर्ट करेंगे, जिससे ये देखेंगे कि आपकी पाइल मास कहाँ कहाँ पे है।
अब जैसे हमने प्रोटोस्कोप को डाला, उसको डालने के बाद स्लोली विड्रॉन, हमने देख लिया एनल कैनाल को विजुअलाइज कर लिया, पाइल मास देख लिए, धीरे से इसको बाहर निकालेंगे, फोर्सफुली निकालेंगे तो पाइल्स मास रप्चर भी हो सकता है, पेशेंट को पेन भी हो सकता है। कि प्रोटोस्कोप दो तरह के होते हैं, कटिंग प्रोटोस्कोप, एक नॉर्मल प्रोटोस्कोप जो होता है। bulge into the lumen just before the anorectal ring. Assess the position, number, degree of the pile mass and bleeding. जब हम प्रोटोस्कोप डालते हैं, प्रोटोस्कोप जैसे ही हमने डाला, हमने स्लोली इंसर्ट किया, आपने देखा 3 डिग्री पाइल मास, थर्ड डिग्री पे आपने इसको निकाल लिया, अपने हैंड को रिलीज कर दिया। यू कैन सी कि आपको 3 o'clock पे पाइल मास दिख रहा है, तो वहां पे कितना बल्ज है, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री पाइल मास है, ब्लीडिंग हो रही है नहीं हो रही है, ये हम प्रोटोस्कोप की सहायता से असेस करेंगे। चेंज द स्लाइड प्लीज। वीडियो रेक्टोस्कोपी भी आती है, चेंज कर दो इसको, सिग्मोइडोस्कोपी। दीज आर द प्रोसीजर जो पाइल मास में किए जा सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जब भी हम करेंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में इंटरनल हेमोरॉइड, एनल फिशर, सैनिटल टैग, इस पिक्चर से यू कैन गेट द आइडिया कि जितने भी एनोरेक्टल डिजीजेज हैं उसको हम कैसे असेस कर सकते हैं। अगर बाहर लेटरिन के रास्ते पे सिर्फ बाहर एक स्किन टंगी हुई है, दैट इज अ सैनिटल टैग, जिसको हम लोकल एक्सरसाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ब्लेड की या कॉटरी की हेल्प से, या अग्निकर्म भी किया जा सकता है। एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स हैं, उसको एक्सरसाइज करना है। अगर पेशेंट को एनल फिशर हो रहा है तो आप यू कैन सी ऑन द 6 o'clock पे इंटरनल हेमोरॉइड जस्ट अबव द आपको एनल कैनाल दिखेंगे। चेंज द स्लाइड। सैनिटल टैग जो दिखेगा इस तरह से 6 o'clock पोजीशन पे। कई बार पेशेंट आता है हिस्ट्री से, उसको सिर्फ सैनिटल टैग ही होता है, अंदर पाइल मास विजुअलाइज नहीं होते हैं, तो वो जब हम डिस्टल एग्जामिनेशन करते हैं एनल फिशर का, सिचुएटेड एट 6 o'clock पोजीशन पे, और उसके साथ साथ ही सैनिटल टैग, इस तरह का केसेस हमें दिख सकता है। चेंज द स्लाइड। हाइपरट्रॉफिड एनल पैपिले। अब कई बार कंडीशन ऐसे होती है ना कि मल्टीपल, ऐसे गोभी का फूल आपने देखा ना कि मल्टीपल, गोभी के फूल के ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। कई बार कंडीशन ऐसी होती है कि पेशेंट के ना जो लेटरिन का रास्ता होता है उसके पैपिलोमा हो गया होता है, उसको भी पाइल मास से ही कंसिडर किया जाता है। तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो एनल वर्ज पे दिखती है, दैट इज ए पैपिलोमा। उसको पर्टिकुलर डिजीज बोला जाता है पैपिलोमा। इन्फेक्टेड डिजीज होती है, इन्फेक्शन होता है। आगे आपका प्रोटोस्कोप दे दो डॉक्टर साहब के हाथ में। कैसे प्रोटोस्कोप को पकड़ा जाता है और किस तरह से प्रोटोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है। थिंक दिस इज द एनल कैनाल ऑफ ए पेशेंट। ये पेशेंट का एनल कैनाल है। आप इसमें प्रोटोस्कोप को इंसर्ट करेंगे, कैसे इंसर्ट करोगे? हाँ हाँ, राइट हैंड से पकड़ लिया आपने। डॉक्टर साहब कोई भी इनको एनल कैनाल दीजिए ऐसे बना के हाथ में। हाँ हाँ, हाँ जेली लगा लिया आपने। राइट हैंड से करने के बाद में इसको प्रेस करके रखना है, हाथ जो आपका प्रेस होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद फिर पुश करते हुए अंदर डालना है। उसके बाद फिर जब पूरा हो जाए लंबी है, इसको लेफ्ट हैंड से पिक करना है, राइट हैंड से इसको निकाल के पिक अप राइट हैंड। जरा दोबारा डाल के निकाल लो एक बार, कितनी फोर्सफुली आप निकालो। नहीं, डालना तो बिल्कुल धीरे। हाँ, धीरे धीरे डाल दिया आपका, सीधा गया आपका। ठीक है, हाँ इसको निकाल के धीरे से। हाँ, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन किया। हाँ। वी हैव टू पुट इट। एग्जामिनेशन कैसे किया? आपको दिख रहा है अंदर पाइल मास से दिख जाएगा, इजीली दिख रहा है, दिख जाता है इजीली। इजीली तो नहीं दिख जाएगा। हाँ, फिर कैसे करोगे? मैं वही प्रोटोस्कोपी ही कंप्लीट बोल रही कि कंप्लीट प्रोटोस्कोपी से आपका डायग्नोस कैसे हो जाएगा। आपने पुट कर दिया, आपने इंसर्ट कर दिया, आपने देखा, अब आपको मतलब एक इमेजिनेशन देखिए। ये तो हाँ, दूसरे वाला कटिंग वाला प्रोसेस हाँ। होगा। देन वी हैव टू रोटेट के 3 पे है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसको 3 वाली पोजीशन पे रख के कटिंग वाली पोजीशन को उस पे देखना है, और उसके बाद फिर 7 वाली पोजीशन पे, फिर 11 रिमूव करना है बाद में। अगर 3 o'clock पे आपको पाइल मास दिख गया, आपने ओटी में लिया है पेशेंट फॉर एग्जांपल, आपने ऑपरेशन थिएटर में लिया और आपको पाइल मास दिख रहा है 3 o'clock पे, फिर आप क्या करोगे? कैसे ट्रीटमेंट कैसे करोगे उसका? फर्स्टली वी हैव टू डायग्नोस में कौन सी डिग्री है। 1st 2nd डिग्री का पाइल मास है, फिर क्या करोगे? कैसे ट्रीटमेंट करोगे? लाइगेशन करना है तो पहले
देखना कि कौन कौन सी पोजीशंस पे है, देखने के बाद डिसाइड हो जाएगा कि करना है तो फिर कर दो, आप प्रोसीजर करो, बताओ पूरा प्रोसीजर बताओ कैसे करोगे फिर। तुम वो फिर डायरेक्ट इससे नहीं होगा ना, वही पूछ रही कैसे करोगे पूरा प्रोसीजर। इसे तो सिर्फ देखना है। हाँ देखना है, नहीं आपने बोला कि मेरे हाथ में कटिंग प्रोटोस्कोप है, हाँ। आपके हाथ में कटिंग प्रोटोस्कोप है और आपने देखा कि यहाँ पे 2nd डिग्री पाइल मास है 3 o'clock पोजीशन पे, तो आप क्या डिसाइड करोगे। आपने 10 सर्जरीज देख ली हैं, तो आपका क्या डिसीजन रहेगा कि आप क्या करोगे वहाँ पे। अगर वहाँ छाप पतन करना है, छाप पतन करना है तो मैं फर्स्टली वी हैव टू पुट एक कोच पीस अंदर डाल के फिर छाप को वहाँ पे अप्लाई करना है उसी पोजीशन पे 4 to 5 मिनट्स। उसके बाद वेट एंड वी हैव टू वॉश आउट विद नीडल सर्विस। उसके बाद उस पोजीशन उसके पीछे गॉज लगाना है, उसके बाद गॉज लगाना है कुछ, उससे पहले गॉज लगानी है। उसके बाद फिर उसको वॉश आउट करना है, वॉश आउट नींबू सोडा से वॉश आउट करने के बाद फिर मैं स्लोली उस पोजीशन से हटा के फिर 7 क्षार पातन करते हुए हमें पाइल मास के लिए क्षार पातन करना है, तो हम क्षार लगाई, क्षार लगाने के बाद हम उस पर फिर से एक और गॉज पीस लगाएंगे ताकि वहाँ पे क्षार जहाँ पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा, इमेजिन कर लीजिए ये हमारा बेटा चेंज करना स्लाइड, पाइल्स की स्लाइड निकालना, प्रोटोस्कोपी करते हुए पीछे जाओ और पीछे और पीछे और बैक बैक। और बैक करो, बस 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 पित्तजर्श वाली साइड पे आ जाओ। आपने ऐसे डायलेट कर लिया, ठीक है, इसमें तो आपको पाइल मास एग्जैक्टली दिख रहे हैं। अगर आपने 2nd डिग्री पाइल मास को करना है, आपने इंसर्ट किया प्रोटोस्कोप, जहाँ पे भी आपको पाइल मास दिख रहा है इंटरनली, वहाँ पे अपने क्षार को अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद यू हैव टू पुट द गॉज पीस, ताकि जिस पर्टिकुलर एरिया पे हमने क्षार को अप्लाई किया है वो वहाँ पर रहे। उसके बाद हम नींबू स्वारस से वॉश करेंगे, ठीक है। तो वो आप पॉइंट मिस कर रहे हो। सो भी 5 to 10 1 o'clock है, 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन विल कंटिन्यू।